राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा। उससे पहले एक शब्द पंक्ति है, जैसा कि भी राज सर बता रहे थे बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब ने एक छोटी सी बात लिखी, वैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन किसने क्या ग्रहण की वो उसके ऊपर होता है। तो उनने कहा है कि आदमी जन्म लेता है, कमाता है, खाता है और अपने आप में ये कहता है कि शायद मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं या मेरे से सक्षम कोई नहीं है। खाता, कमाता, पैदा होता और मर जाता है, अपनी समाज में अपनी पहचान छोड़े बिना ही मर जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा आदमी का जन्म लेना सार्थक नहीं माना जाता है। इस तरह से बहुत सारी इनके बारे में कहा जाता है। हमें भगवान साहब को, भगवान बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है। अब आज का प्रोग्राम के लिए जो अधिकृत हैं मंच संचालन जुगल सर ही करेंगे थोड़ी देर के लिए। हो तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अभी इसमें समय नहीं था। आगे से यही अभी इनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ और मैं दो शब्द समाज के लिए कहना चाह रहा हूँ। आज ऐसा नहीं हो कि जब बाहर निकले गेट से तो बहुत सारे गाँव के पास आप कहते हैं अरे कायनो तो भिखारी पेट्रोल जलियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग डिसीजन जो करते हैं, परिवार में कितने सदस्य होते हैं, 5, 7, 4, 2, 9, 2 कितने भी होते हैं, लेकिन डिसीजन करता है 1 या 2 ही होते हैं। तो उसी प्रकार से इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा जुगल सर मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भीम। जय भीम। मेरा सबको नमस्कार तहे दिल से, हृदय से, आत्मा से। मैं जुगल सर आज इस मीटिंग का संचालन करते हुए यहाँ पधारे सभी सम्मानीय जनों, सामाजिक बंधुओं, गणमान्य नागरिकों एवं पदाधिकारियों, मुख्य पदाधिकारियों व सम्मानीय वरिष्ठ जन व मुख्य अतिथि सबका आदर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस मीटिंग में मैं आप सभी के सम्मान स्वरूप 2 शब्द बोलना चाहूँगा। मैं आप सभी के सम्मान में जो 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ, जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, सदा ऐसे लोग कम बनाए जाते हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया खुदा ने, वो आज हमारी इस मीटिंग में आए हैं। आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण एवं सभी का आदर सम्मान स्वरूप मैं आज इसको सीधे अपने मुद्दे पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर इस मीटिंग का जो उद्देश्य रखा है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने जैसा कि आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसके प्रमुख जो है एक निर्णायक निर्णय लो, भाई क्या करना चाहिए, उन्हीं उद्देश्यों पर परिचर्चा करना आपको, और उन्हीं उद्देश्यों में एक सार गर्भित निर्णय आपको एंड में देकर के जाना है। क्योंकि आज की सभा का एकमात्र उद्देश्य है छात्रावास निर्माण और समाज का एकीकरण। समाज के एकीकरण से अगर शब्द कहे तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रियासत एकीकरण की थी। आज
वही एकीकरण का समय है, सिर्फ अपनी समाज को एकीकृत करना है। क्योंकि आज के समय में आप सब देख रहे हो, कोई समिति है, कोई महासभा है, कोई संघ है, तो कोई किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं और उसके कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, कोई सचिव और अनेक प्रकार के पदाधिकारियों विभिन्न प्रकार के संगठनों में आज के समय में कार्यरत है। अगर ये सारे समाज बंधु, ये जो पदाधिकारी गण और ये गणमान्य नागरिक सारे मिलकर अगर एक हो जाए, एक मंच पे आ जाए, तो छात्रावास निर्माण की मुहिम तो यूं शुरू हो जाए, यूं स्टार्ट हो जाए और यूं ही आपका बन जाए। तो मेरा यही मानना है कि आज की मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो समाज का एकीकरण, छात्रावास निर्माण और एक और विशेष बात है जो आपको पता हो, यहाँ रखेंगे अपन छात्रावास समिति का प्रारूप, जिन पर आपको परिचर्चा करनी है कि क्या प्रारूप होना चाहिए। अब प्रारूप को लेकर अगर बात करें तो आपको पता है संविधान निर्माण के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब। उनका यह आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ सब बैठ पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ कौन बैठने देता हो। हिम्मत भी नहीं थी, अपनी जिन परछाई से लोग डरते थे, आज यहाँ बैठ करके अपन सम्मान स्वरूप सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, बराबर पे बैठे हैं, सब लोग एक है। तो ये चीज आप हमें कोई नहीं बैठने देता, लेकिन उन्हीं का योगदान है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को ही नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब अपना एक ही है कि छात्रावास समिति का प्रारूप क्या हो, उसका गठन, छात्रावास समिति का जो है गठन हो आज की इस मीटिंग में, कल नहीं, आज की इसी मीटिंग में यही आप लोग ही सब मिलकर के उसका क्या करोगे? गठन करना और इसी विषय पर परिचर्चा करनी है, जोर इसी विषय पर देना। अन्य कोई मैं विषय बिंदु ही बता रहा हूं आपको, और उसके बाद आपको आगे स्टार्ट करेंगे जिन विषयों पर अपन चर्चा करना चाहते हैं। अन्य कोई भी विषय पे इसके अतिरिक्त अपन नहीं बोलेंगे। अगला है पदों का सर्जन। बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार से कौन सा पद क्या रखे। सर्जन के बाद जैसे अपन बात करें मीटिंग समिति का गठन हो गया, उसके बाद पदों का सर्जन यही कर लो इसी समय। दूध का दूध, पानी का पानी। कोई ये बोलता, कोई वो बोलता, कोई बोलता व्हाट्सएप फेसबुक दुनिया भर के आप देख रहे हो, यहाँ करो ना सामने फेसबुक, और जो व्हाट्सएप चलाता तो इधर आइए मैदान में और यहाँ करो जो भी करना है। ऐसी मनोभावना लेकर चले। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप हम जो है इधर उधर जो छोटी मोटी डालते रहते इधर, उस पर टाइम गंवाए बजाय यहाँ मीटिंग में आकर संबोधन करें और बताए कि इस तरह से प्रारूप रखा जाए, इस तरह से गठन किया जाए। इसका जो है यहाँ पर जो है अध्यक्ष कौन हो, कोषाध्यक्ष कौन हो, सचिव कौन हो, फलाना कौन हो, मकड़ा कौन हो, डमकड़ा कौन हो, सारे के सारे यहाँ बजाय की स्थान के, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि समाज को लाभ तो यहाँ इस मंच के माध्यम से होने वाला है। उससे तो केवल मनमुटाव ही संभव है, एकीकरण संभव नहीं है, उससे मनमुटाव संभव हो रहा। पर हमें मनमुटाव नहीं करना है, इसको एक करना, एकीकरण के मिशन को लेकर के आज अपन चल रहे हैं। उम्मीद है बात करता हूं अगले विषय पर, छात्रावास हेतु स्थान का चयन। इस विषय पर भी आप चर्चा कर सकते हैं कि स्थान कहां पर लिया जाए, इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसी का ही है ये। और इसके बाद है छात्रावास निर्माण हेतु वित्त संग्रहण योजना। वित्त संग्रहण योजना की पैसे कैसे कलेक्शन करें, इस विषय पर भी आप लोग परिचर्चा कर सकते हो कि पैसे किस प्रकार से छात्रावास निर्माण के लिए कलेक्शन किए जाए। श्रीमान इसी बीच में अपने वकील साहब जो कि राष्ट्रीय महासभा संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष साहब भी हैं और लंबे समय से आए थे, उनका इंतजार भी था, तो इनके स्वागत स्वरूप जो है इनको यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले वो बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और हाँ, तो कहने का मतलब जो है थोड़े लेट हो गए थे, बाकी जो है श्रीमान पधारेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं अपने मुद्दे को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर समाज निर्माण से वित्त संग्रहण पर आप पर चर्चा कर सकते हो। जिन बिंदुओं को मैं बता रहा हूं उन पर आप विचार विमर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। आप जिनके क्वेश्चन से आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हो, वो समाधान है। लेकिन पहले अपने जो है यहाँ एक बात रखेंगे, जिसको वक्ता को यहाँ बुलाया जाएगा वो बोलेगा, उसके बाद में कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आएगा तो बीच में नहीं उठना, आपको भी समय दिया जाएगा, आप अपनी बात को यहाँ रख सकते हो मंच पर। बीच में किसी को कि ये क्यों बोला और वो क्यों बोला और वो नहीं, हाँ, और जो बोल रहा हो वो भी इस बात का ध्यान रखे कि छात्रावास निर्माण केवल, और इन बिंदुओं पर ही पर चर्चा। नेक्स्ट,
इसके बाद अपन बात करेंगे समाज के समस्त दानदाताओं की सूची तैयार करें कि कौन कौन से दानदाता है, जिसमें कर्मचारी गण हो गए, व्यवसायिक गण हो गए, इसके बाद में निजी जो व्यवसाय करते हैं वो, इसके अलावा जो भी है जैसे लेबर में है, जो भी जिस प्रकार का भी वर्क करता हो उसका एक अलग अलग से जो है कि निर्धारित करें कि भाई कौन से कहाँ से किस टाइप के लोग हैं और उस तरह से पैसे का संग्रह किया जा सकता है। तो ये बजट संग्रह के प्रारूप जिनके आधार पर आपके विचार हमें सराहनीय रहेंगे। और भी अपन बात करते हैं, एक और चीज जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा वो है सभी कोई भी कार्य करे छात्रावास से लेकर के उसमें पारदर्शिता हो। पारदर्शिता को लेकर के मैं एक छोटा सा सलाह भी देना चाहता हूँ। सब चीज ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है। आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो तो जिसकी जगह आप जो भी कार्य कर रहे हो, जितना भी खर्च कर रहे हो मीटिंग को लेकर के या समाज के कल्याण के लिए या फिर कहीं पर भी 1 रुपये भी खर्च करा तो बराबर मेंशन करके आप व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर सकते हो, जिससे कोई भी आम जन समाज का देख सके और वो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं कि ये कहाँ खर्च किए गए, ये ले गए, ये खा गए, वो पी गए, ऐसा कुछ भी ना हो। आप टोटल ऑनलाइन कर दो, पूरे समाज वालों के सामने कर दो, कोई पदाधिकारी अधिकारी ही नहीं, सभी के सामने ऑनलाइन होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। बाकी आप देख सकते हो तो ये चीज आप कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि संगठनात्मक से ढांचा मजबूत करें, और ये ढांचा मजबूत करने के लिए संगठन जो बनाया जाए, छात्रावास समिति जो बनाई जाए, इसके लिए मजबूत के लिए सारे संगठनों को एक होना पड़ेगा। इसके लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी है, इसके लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी है। आपस में बातचीत और वार्तालाप के जरिए ये चीज संभव हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। एक मीटिंग के माध्यम से हो पाएगी, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ये चीज नहीं हो पाएगी। आपको मैं ऐसा भी बताना चाहता हूँ। तो इस मीटिंग में जो अपन रख सकते हैं कि समन्वय स्थापित करके यहाँ इस मंच के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि भाई ये चीज संभव है, ये चीज संभव नहीं है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। नेक्स्ट, मैं लास्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब के जो है विचारों से पालना करते हुए और उन्हीं के विचारों को एक नई दिशा देते हुए बात करना चाहूंगा आपको कि यहाँ जो है आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई किस तरह से छात्रावास निर्माण हो, लेकिन उसमें जो है एक संघर्ष की रूपरेखा है, संघर्ष की रूपरेखा है जिसको अपन यहाँ ले सकते हैं। और मैं एक बात ऊपर बताता हूँ कि छात्रावास के अतिरिक्त कोई भी मुद्दे पर यहाँ पर बात नहीं होगी, ना विचार किया जाएगा किसी प्रकार से। ये बात आपको फिर एक बार अवगत करा देता हूँ। और अब मीटिंग की मैं आगे शुरुआत करना चाहूँगा। और मीटिंग की शुरुआत के समय में आपके लिए एक बार सबसे पहले जो भी मीटिंग में यहाँ पर सभा के लिए संबोधित करेंगे, आप सब गणमान्य जन जो आए हैं, आप जो यहाँ पर मुख्य अतिथिगण जो सब विराजमान हैं, और सभी के लिए आप अपने लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। चलो तालियों से एक बात आप याद आई मुझे भी कि आज का दिन बहुत ही निराला है, आज का दिन बहुत ही निराला है। आज यहाँ छात्रावास बनने वाला है, सुनिए ध्यान से, आज का दिन बहुत ही निराला है, आज यहाँ छात्रावास बनने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए समाज बंधु, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए समाज बंधु, ताकि छात्रावास का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला। तो मेरा ये कहना है कि आज के इस छात्रावास के मिशन में मैं जिस भी एक एक करके सभी बंधुओं को यहाँ पर बुलाऊंगा। कोई अगर छूट भी जाए किसी प्रकार से, किसी के मन में कोई शंका हो या कोई रजय वायदा नाम नहीं आया हो गलती से, तो वो भी बराबर हमें अवगत करा सकते हैं कि सर हम भी कुछ बोलना चाहते हैं समाज के एकीकरण में, छात्रावास निर्माण में। आप यहाँ जो भी पधारे, छोटे बड़े कोई भी नहीं, सब बराबर है। इस भावनाओं को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। इसमें कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। और किसी प्रकार से अगर मेरे से गलती भी हो जाए तो प्लीज माफ करना, पहली बार संचालन कर रहा हूं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी हो जाए तो माफ दे देना, क्योंकि आप सभी के बीच में मैं पहली बार ही वक्तव्य पेश कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है एक एक चीज को अपन क्लियर कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले रामेश जी सर, आपको जानते होंगे अच्छी तरह से, नावलिया साहब, रामेश जी अध्यापक साहब, जो कि उनके लिए 2 शब्द बोलूंगा। पहले तो एक सबसे ज्यादा जो है समाज सेवी है, समाज के लिए हमें हमेशा समर्पित भावना, अच्छे विचारों के धनी हैं, समाज में जागृति लाने वाले हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। सबसे बड़ी बात है बाबा साहब की विचारधारा से उनके विचार मैच करते हैं। ऐसे समाज सेवी रामेश जी अध्यापक जी पधारेंगे और उन्हीं के लिए मैं 2 शब्द बोलकर के उनको सभा को संबोधित करने के लिए कहूंगा। रामेश जी सर, श्रीमान जी आइए। रामेश जी सर, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये जो है अध्यापक है, और अध्यापक जो है एक बहुत ही बड़ी नींव रखते हैं अध्यापकों के लिए। सभी अध्यापकों के लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, रोशनी बन करके आए हैं जो हमारी जिंदगी में
रोशनी बन करके आए हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ऐसी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो भी गुरुजन महाजन पधारे सबके लिए बोल रहा हूँ, रोशनी बन करके आए हैं जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ज़मीन से आसमान तक जो पहुँचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। श्रीमान जी रामेश जी आइए और अपने 2 शब्द से संबोधित करें। सर्वप्रथम बाबा साहब के श्री चरणों में नमन। मंच पर आसीन प्रभु, समाज को दिशा देने वाले और नेतृत्व करने वाले सम्मानित मंच को प्रणाम। समाज के ऐसी विकट परिस्थिति में अमूल्य समय निकालकर पधारे हुए प्रभु समाज बंधुओं को तहे दिल से, हृदय दिल से हार्दिक अभिनंदन के साथ प्रणाम। आज मेरे को ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जो कार्यक्रम हो रहा है और सभी के विचार सकारात्मक, ऊर्जावान और संवेदनात्मक, संगठनात्मक दृष्टिकोण से एकत्रित होंगे, वह एक ऐतिहासिक होंगे, ऐसी मेरे मानना है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ में बाबा साहब हमें सद्बुद्धि देते हुए इस कॉन्फ्रेंस का कोई न कोई ऐतिहासिक निर्णय रहेगा। आज एरवाल अहिरवाल समाज राजस्थान छात्रावास निर्माण एवं संगठन एकीकरण पर प्रांतीय स्तर की जो ये बैठक है, इसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसमें मंच के माध्यम से जो आदेशित हुआ है कि चर्चा परिचर्चाएं केवल छात्रावास निर्माण मुहिम एवं जो समाज में जो थोड़ा सा बिखराव हो रहा है उसके एकीकरण के लिए रखी गई है। और उसके बाद में जो आयोजन करता है उनको भी मैं तहे दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रावास की निर्माण की जो मुहिम चली हुई है वो अभी ऐसा लग रहा है सभी को कि छात्रावास बनेगा एक सौपन, जैसे अपन कहते हैं कि नींद में भी अपन उसको उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, उसको संज्ञा देते हैं कि सौपन है। सभी के दिल और दिमाग में है कि छात्रावास बनना चाहिए और होना भी चाहिए। ये अपनी समाज के बच्चों को, जो आने वाली भावी पीढ़ी है, वह जो विद्यार्जन के लिए आती है तो उनको बहुत बड़ी समस्याएं होती है। उस समस्या से हम गुजरे, इसलिए उसका हमने साक्षात्कार भी किया है। मंच के माध्यम से बताया जुगल सर ने कि छात्रावास निर्माण प्रारूप पर ही चर्चा हो, तो छात्रावास निर्माण के लिए जो समिति गठित हो वो सबकी राय से हो। और मेरा व्यक्तिगत मानना है अगर एक राय नहीं हो रही है तो वोटिंग करा लो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, उसमें सब एक हों। रही बात पदों की, तो पद मुझे दे दिया, इनको दे दिया, उनको दे दिया, तो वह स्थायित्व तो थोड़ी है। 2 साल के लिए पद होते हैं सब। आज ये सर है, काल हुआ है, अगली बार दूसरे आएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि छात्रावास निर्माण समिति का गठन होने के बाद भी एक अनुशासन समिति का गठन करें, ताकि वह हर 3 महीने में या 6 महीने में उसकी समीक्षात्मक बैठक लें।
जैसे मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, हम बच्चे का मूल्यांकन वैसे ही नहीं कर पाते। हम एक साल में उसका 5 बार मूल्यांकन करने के बाद में लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं कि इस बच्चे ने पूरे वर्ष में क्या अधिगम किया। अगर वह अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, समय नहीं दे पा रहा। एक सभी सामाजिक प्राणी हैं, किसी की कोई व्यवस्थाएं होती हैं, किसी की परिस्थितियां भी होती हैं, हरी बीमारी है या रोजगार है, परिवार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठक में बिल्कुल बोलते हैं साहब मेरे साथ ये व्यवस्था है, मेरी माँ बीमार रहती है, परिवार बीमार रहता है, मैं इसमें नहीं दे पाता, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अगले को ले लेंगे। इसमें मन मुटाव नहीं होना चाहिए। और कहा भी है कि भय बिन होने प्रीति। अपने परिवार में भी अपने ऊपर अनुशासन से संबंधित अगर कोई बच्चा या अपनी कोई गलती कर लेते हैं तो ये रहता है कि दादाजी डांटेंगे, चाचा जी डांटेंगे। समिति में अगर कोई ऐसा करता है तो कोई इंडिविजुअल भी बुरा नहीं होगा। अनुशासन समिति से कहती है कि साहब ऐसा हो रहा है, देखिए उनका जो निर्णय होगा सर्वसम्मति से सर्वमान्य होगा। समिति जो बनाए उसमें जैसे जुगल सर ने टॉपिक रखा है पारदर्शिता, निष्पक्षता। यदि ये पारदर्शिता निष्पक्षता यदि होगी तो उसमें वाद खड़े नहीं होंगे। जब वाद खड़े नहीं होंगे तो हमारी समिति निर्विवाद चलती रहेगी। जैसे सड़क पे कोई वाहन एक गति से चलता है, आगे गति अवरोधक ही नहीं आएगा तो उसको गियर या फिर उसको एक्सीलरेटर कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई विवाद ही नहीं होगा। एकीकरण की बात यदि आती है तो समाज में अनेक संगठन समितियां बनी हुई अच्छी बात है। यदि उनका उद्देश्य ये कि भाई संगठन समितियां सभी है तो समाज की, अदर समाज की थोड़ी है, वो लोग भी अपने ही हैं। उनका उद्देश्य ये कि जैसे अभी सब संगठन समितियां ये कह रही है कि छात्रावास होना चाहिए, तो फिर दिक्कत किस बात की? उद्देश्य ये कि समितियां अपनी हैं, समिति के पदाधिकारी अपने हैं, तो दिक्कत किस बात की है साहब? मैं तो ये कहता हूं कि आवाज दो, हम सब एक हैं। विचारों की विभिन्नता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी जगह देखने को मिलती है। आध्यात्मिक में जाइए आप, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार पे, वो दूसरा कह देता है कण कण में है आप तो भगवान। हर जगह बात खड़े होंगे, हर जगह विचारधाराएं अलग अलग होगी, लेकिन एंड में जब आप आएंगे तो सभी कहते हैं साहब वो तो एक ही है। अरे फिर अपनी अपनी राग अपनी अपनी डबली क्यों बजा रहे हो भैया? ये कौन हो गया यार, हम सब एक हैं। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन कि आज की जो सभा ऐतिहासिक तो नजर आ रही है, लेकिन हम जब इस ऑल सीजन होटल के परिसर से जो ही बाहर निकले या घर पे जाएंगे तो वो भी पूछेंगे। मेरे भी कार्य की व्यवस्था थी, श्रीमती जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, और मेरे जरूरी काम है यार, सोयाबीन बरसा नहीं बनी, बरसा दे देना। तो पूछेंगे ना जाते हैं क्या हुआ, तुमने कहूँगा बहुत बढ़िया हुआ साहब, अपने बच्चों के लिए छात्रावास बनेगा। कोई ये मिशन, ये संदेश समाज में ऐसा जाए और आने वाली भावी पीढ़ी जो स्वप्न देख रही है उनको साक्षात उस स्वप्न को साकार करें। और फिर हम सबकी इच्छा राय इतना ही कह के मैं आगे जो वक्त आएंगे, समय कम है क्योंकि सर ने कह दिया 5 बजे के बाद, तो आपको सभी को सुनना है, सभी को अपने व्यक्तिगत विचार रखने हैं।
व्यक्तिगत विचार रखने के बाद में सभी की समेकित करके उसका एक निष्कर्ष के रूप में सकारात्मक संदेश या मिसाल छोड़ के जानी है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जुगल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, शानदार रामेश जी सर ने बताया। समाज एकीकरण में बोला कि अगर किसी को विरोधाभास हो तो वोटिंग करा लो। ऐसी भावनाओं के साथ ये इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही शानदार, धन्यवाद सर आप सबको। और सर जी रामेश जी को भी बहुत अच्छी अपने विचारों से समाज को संबोधित किया। मैं श्रीमान ऐसे शख्स को आप में से बुलाने जा रहा हूँ जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही समाज के एकमात्र पंडित जी, जिनका नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, रानुद्दीन जी श्रीमान साहब आएंगे, जो कि गायत्री विद्यापीठ के आचार्य जी हैं। वो अपने 2 शब्दों से इस सभा को, इस मंच को संबोधित करके एक नई दिशा देंगे, जो कि समाज के हर कार्य में आज तक साथ रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। ऐसे महान शख्स राम रतन जी को मैं बुलाना चाहूँगा। श्रीमान आचार्य जी आइए, पधारिए और अपने 2 शब्द समाज को संबोधित। और माफी चाहूँगा सभी वक्ताओं से, स्पेशल निवेदन है कि 5 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा, क्योंकि सबको सुनना है और 4 बजे तक इसको समाप्त भी करना है। 2:30 बजे करीब अपन लंच भी करेंगे, ब्रेक थोड़ा सा, ठीक है, नाश्ता पानी का। तो इसलिए प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिए। श्रीमान जी, सबसे पहले हम जिस मसीहा ने, जिस अवतार पुरुष ने, भगवान महात्मा बुद्ध ने जो हमें संदेश दिए, जो महामंत्र दिए, उन मंत्रों को हम उच्चारण करेंगे। उन मंत्रों के माध्यम से, जो उनका प्रथम मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि, और उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा मंत्र उनका संगम शरणं गच्छामि, और तीसरा धम्मं शरणं गच्छामि। तो आप हमारे साथ इन मंत्रों को दोहराने का प्रयास करेंगे। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम संगं शरणं गच्छामि, ओम संगं शरणं गच्छामि, ओम धम्मं शरणं गच्छामि, ओम धम्मं शरणं गच्छामि। आत्मीय देवतुल्य बंधुओं, मंच पे विराजमान हमारे प्रांतीय एरवाल महासभा के कार्यकर्ता भाई बहनों, अहिरवाल महासभा के कार्यकर्ता भाइयों, बड़ा ही परम सौभाग्य की बात है कि आज कोटा की धरती पर राजस्थान के बड़े बड़े पदाधिकारी और समाज सेवी जिस मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोटा में छात्रावास का निर्माण। भगवान महात्मा बुद्ध ने हमें सूत्र दिया बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है कि हम बुद्धि की शरण में जाएं, शिक्षा की शरण में जाएं। और शिक्षा की शरण में जाने के लिए हमें कोटा क्षेत्र में छात्रावास निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है। आपको पता होगा, मेरा बच्चा 8-10 साल पहले जयपुर बीटेक करने के लिए गया तो हम 10 मोहल्लों में घूमे, मकान किराए का नहीं मिला। जहाँ जयपुर शहर की बात है, जोधपुर में वही स्थिति है। सब लोग पूछते थे कि साहब कौन से समाज के हो, तो हम एरवाल समाज बताते कि नहीं साहब ये तो ऐसे का हमारे पास कमरा नहीं है, ये तो बातें नहीं कहते थे वो। यानी बहुत बड़ी परेशानी आई, और ये सबको आती है। हालांकि कोटा नगर में ये स्थिति नहीं है। तो हम सबका कर्तव्य कि हम छात्रावास के निर्माण के लिए तन मन धन से उसके लिए संगठित हो
उसके लिए धन एक संग्रहित करें ताकि हमारे आने वाले बच्चों को उसमें सुविधा हो। लोगों ने जगह भी देखी निर्माण के लिए और बता रहे थे जैसे कुछ दिन पूर्व जो अपने छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने नगर विकास न्यास में प्रार्थना पत्र भी दिया था। उसका भी कुछ दिन पहले उसका रिटर्न उन्होंने दिया, शायद उनको पता है चित्राज मंडरा साहब को। अब उसकी उन्होंने पूर्ति भी कर दी गई। अगर हमें समाज से भी, अगर सरकार से भी अपन को यहाँ प्लॉट मिल जाता है तो पैसों तो फिर बरसेंगे। यानी हमारे समाज में दानदाता बहुत हैं, लेकिन दान लेने वाले नहीं अपन लोग। पैसों तो देंगे लेकिन लेने वाले नहीं। जो भी समिति के पदाधिकारी बने वह घर घर जाएं, हाथ जोड़ें, भाई हमें पैसा चाहिए छात्रावास के निर्माण के लिए। और अपनी छोटी सी बात पे जो हॉपलेस हो जाते हैं, अरे साहब खाएंगे वो चीज कहते रहेंगे, आज से कहते हुए आ रहे लोग। तो इन चिंताओं को छोड़ करके, हम इन विषयों को छोड़ करके उनसे हाथ जोड़ करके हम निर्माण धन संग्रह के लिए, निर्माण के लिए पैसे एकत्रित कर सकते हैं और करना भी चाहिए हमें, सबका कर्तव्य। क्योंकि ऐसा समय अभी आया हुआ, ऐसा समय बाद में नहीं आने वाला। क्योंकि राजस्थान सरकार में भी अपने कोटा के जो माननीय धारीवाल साहब हैं, अपने पदाधिकारी मिले, उनसे भी कहा कि हम आपको जगह दिला देंगे, लेकिन आप कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया फाइल करके हमें दे दीजिए। और वो फाइल पहुंच भी गई वहाँ, उसके कुछ उत्तर भी मांगे उन्होंने, वो डिसाइड दे दिए होंगे, दे दिए ना। हाँ, तो ये सरकार से मिल जाए तो सबसे बढ़िया। लेकिन उसके साथ ही अपना उद्देश्य एक ये भी होना चाहिए कि हम पर्सनल प्लॉट खरीद सकते हैं। क्योंकि अपन चाहे तो खरीद सकते हैं, वो कब खरीदेंगे जब अपन संगठित रहेंगे। बाबा साहब का दूसरा मंत्र है संगम शरणम गच्छामि, यानी संगठित रहें। संगठित रह करके हम सारा काम कर सकते हैं। जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है और जो उसका विधान है, आपने विधान पढ़ा होगा, उस विधान में लगभग 35 से या 40 प्रश्न होंगे। कितने था प्रश्न? और जो उसके विधान के अनुसार ही हम अपने जो समाज की समितियां उसमें लिखी हुई है कि कौन सी समिति क्या कार्य करेगी, वो समितियां अपन बनाएं और उसी के अनुरूप अपन कार्य करें। तो ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये नहीं कि मैं अलग संगठन बना रहा हूं, अमुक अलग संगठन बना रहा है, अमुक क्या कर रहा है। अभी जुगल सर ने कहा कि जो व्हाट्सएप में कई प्रकार की बातें आती है, जुगल सर ने बहुत बड़ी बात कही कि यदि आपके दिल है तो मंच पे आगे कहें। व्हाट्सएप पे किसी पर छीटा किसी करना, किसी को छोटा आदमी कहना, किसी को 10 फेल आदमी कह देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। क्योंकि हम ऐसे ऋषि की संतान है जिसने जो संत रविदास जी महाराज के अपने संतान और आवाज आ रही होगी उसमें, हम ऐसी ऋषि की संतान है, संत रविदास जी महाराज। और संत रविदास जी महाराज ने एक मंत्र दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और उस मंत्र के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के अछूत वर्ग को, दलित वर्ग को एकता के सूत्र में बांध दिया, यानी उनका एकीकरण कर दिया। और आज हम अपने विधान के हट करके अपना समाज की समितियां बना रहे हैं, तो वह हमारे हिसाब से गलत है। जो अपने जो विधान 35 पृष्ठ का विधान है, उस नियम को ध्यान से पढ़े और उसी के अनुसार अपन अपने समाज की समितियां, उप समितियां बनाए, युवा संगठन बनाए, नवयुग मंडल बनाए, न कि अलग से हटके। श्रीमान टाइम का ध्यान रखें प्लीज, समय का अभाव है। मैं थोड़ी सी अपनी बात ही समापन करके जय भीम, जय भारत और शांति। माफी चाहूंगा, सबसे समय का विशेष ध्यान रखिए।
क्योंकि सभी को बुलाना है और इसको अपन मुद्दे पे भी जाना है। जो मुद्दा अपन आज लेके बैठे हैं उसी को ही, क्योंकि लास्ट में और परिचर्चा भी होगी सभी की, इसमें सबके विचार विमर्श आएंगे, तो वो चीज़ें जरूरी है। और इसीलिए आप प्लीज़ सब लोगों से स्पष्ट निवेदन है कि 5 मिनट से 7 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करें। श्रीमान जी, मैं आगे इसी क्रम में डॉक्टर साहब सियाराम जी नयापुरा वाले कोटा के, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो कि प्रांतीय एरवाल महासभा के सक्रिय पदाधिकारी हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक अन्य कार्यों में इनकी बहुत अहम योगदान है, समाज सेवी है और सभी से मिलनसार है। ऐसे वक्ता सियाराम जी डॉक्टर साहब, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनका एक अच्छी ही बात है, इनकी सोच बहुत बढ़िया है। ये बोलते कि ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान रखता हूँ, तर्जिश से सुनने वालों का दिल और जान से सम्मान करता हूँ। आइए श्रीमान जी अपने बीच में, सियाराम जी डॉक्टर साहब। आज की छात्रावास निर्माण समिति की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जुगल सर और मुख्य अतिथि दौलिया साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे बंधु और प्रभुलाल जी एडवोकेट साहब और सभी पदाधिकारीगण, समाज बंधु, आज जिस तरह का आयोजन रखा है, इससे लगता है कि समाज में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब तक की जितनी मीटिंगें होती थी वो खुले गार्डन में हुआ करती। आज हम वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अच्छी सोच है। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मेरी तरफ से एक आयोजन रखा गया था, मतलब उसका संचालन मेरे इसमें था, वो हमने 18 में किया था। उसमें आज स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल साहब उपस्थित हुए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं छात्रावास की जमीन आपके समाज को जो है जरूर दूंगा, दिलवाऊंगा, और वो वचनबद्ध है। मैं मेरी तरफ से आज इस मंच के सामने सभी पदाधिकारी समाज बंधुओं के सामने फिर दोहरा रहा हूँ उस चीज़ को कि वो वचनबद्ध है और मैं प्रयासरत हूँ। शायद इस सरकार अपने पास सरकारी भूखंड अपन को जो है मिल जाएगा, ये मेरी तरफ से पूरा विश्वास है। अभी भी मैं अगले गुरुवार को जयपुर गया था, मेरे काम से ही था, लेकिन टाइम निकाल कर मंत्री जी से एक बार मैंने पूछा, मैंने कि साहब वो हमारा उसका क्या हुआ? बोला शांति रखो, सब हो जाएगा। मैंने कि मुझे भी परेशान करते हैं। अब उनके सामने ये कहना पड़ा कि मुझे भी परेशान करते हैं, परेशान कोई नहीं करता, लेकिन रोना तो पड़ेगा। मैंने उनको याद दिलाया, उन्होंने कहा सब हो जाएगा, थोड़ा सा सरकार का जो है एक सिस्टम बैठ जाना। और अपन सबको याद है कि पस्ट के 2 साल तक सरकार कुछ भी नहीं करती, अब शुरुआत होगी सरकार। तो इस सरकार का मतलब है हमारे पास 3 साल है, इन 3 सालों में सरकारी भूखंड हमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ये मैं 100% गारंटी से कहता हूं।
और दूसरी तरफ से जो प्रयास चल रहा है संगठन का, समाज बंधुओं का, नए नए नवयुवक जो आ रहे हैं इनका, ये बहुत अच्छा प्रयास है। उसमें मेरे से जो भी होगा मैं पूरी तरह से जो है योगदान देगा मेरा और साथ दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया, शानदार सिया राम जी ने बोला, धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं और आगे बुलाना चाहूँगा जो कि आप लोगों के बीच में ही बैठे हैं। आप सब अधिकतर जानते हैं, सरल, अच्छे वक्ता, बौद्धिक विचारधारा के धनी, ईमानदार, स्वच्छ छवि, सादा जीवन विचार, अम्बेडकरवादी, आडंबर विरोधी, अंधविश्वासों से परे एवं विश्वसनीय एवं सरल, वह पथ प्रदर्शक श्रीमान, आप जिनको जानते हो, अम्बेडकर शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी है, गणेश कुमार जी वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, छिपाऊ से। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे समाज की ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक आयोजित हो रही है। मंचासीन प्रबुद्धजनों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विराजमान सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मीटिंग में जो पधारे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये देखकर मुझे लग रहा है कि आज ऑल सीजन जो होटल है इसमें हमारे समाज की मीटिंग आयोजित हो रही है। इससे लग रहा है कि समाज विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित होने जा रहा है। मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ कि आज हम इस स्थिति में हैं और ऐसी बैठक आयोजित कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की कृपा से है। ज़्यादा समय नहीं लेकर करके मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ कि समिति जो हम छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं, आज उसी के संदर्भ में मीटिंग है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि क्या छात्रावास कोई बड़ी बात है हमारे लिए बनाने में? हम वही मनुष्य हैं जो चांद पर गए हैं, जो मंगल ग्रह पर गए हैं। हम उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क का, दिमाग का अधिक उपयोग किया है और हमने उस दिमाग का उपयोग करने में थोड़ी कमी रखी है। हमारे अंदर जितनी संभावनाएं भरी हुई है शायद हमें पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, अ ग्रीक फिलोसोफर, एक महान दार्शनिक हुआ है सोक्रेटिस, सुकरात, उसने कहा है नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। हमारे अंदर अपार संभावनाएं भरी हुई है। हम क्या नहीं कर सकते। एक मनुष्य जब चांद पर और मंगल ग्रह पर जा सकता है, एक छोटी सी बात, हमारे समाज का छात्रावास क्या हम बना नहीं सकते? आपसे पूछना चाहता हूँ,
इतना बड़ा माहौल बना रखा है छात्रावास। एक छोटी सी बात, जब चाहे बना सकते हैं, जब चाहे। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे लिए ये असंभव बात नहीं है, और मनुष्य के लिए तो कोई बात असंभव होना ही नहीं चाहिए। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा अपने मुद्दे पर आऊँगा। एक तो जो छात्रावास निर्माण समिति है उसका गठन हो, उसके गठन के साथ ही एक कंट्रोलर कमेटी का भी गठन हो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं अपनी ओर से सुझाव अध्यक्ष पद के लिए, छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान प्रभुलाल जी सीकरवार साहब को अपनी ओर से प्रस्तावित करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रीमान प्रभुलाल जी सीकरवार साहब, जो कि हमारे समाज के एक प्रबुद्ध और सक्षम नागरिक हैं, उनको मुझे बड़ी खुशी होगी और आप सभी को बड़ी खुशी है कि उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। साथियों, मैंने उनका नाम जो है प्रस्तावित कर दिया है। साथ ही श्रीमान जी भी सियाराम जी बोल रहे थे कि भूखंड हमें सरकार से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि सरकार से 3 वर्ष के अंदर अंदर भूखंड मिल जाएगा, परंतु हमें उस भूखंड का इंतजार नहीं करना है। आज हमें छात्रावास निर्माण समिति का गठन करके, कंट्रोलर कमेटी का गठन करके, और आज ही ये सुनिश्चित करना है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में छात्रावास के लिए भूखंड खरीदना है, और भूखंड ऐसी जगह खरीदना है कि वो हमारे बालक और बालिकाओं की जो संस्थान और कॉलेज हैं उनकी पहुंच में हो। ऐसी जगह नहीं कि कहीं जंगल में जाकर के हम जो भूखंड है वो खरीद लें, या कोई ऐसी जगह हो जहां से हमारे बालक बालिकाओं को जो पढ़ने आएंगे उनको समस्या पैदा हो। हम चाहते हैं कि भूखंड केशवपुरा, या आप ज़्यादा जानते हैं कोटा के बारे में, उस क्षेत्र में हो जहां पर कोचिंग संस्थान चलते हो या कॉलेज और अन्य संस्थान हो, और उसी उद्देश्य के लिए हम छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। पर अपार संभावनाएं हैं, जैसे जुगल सर ने भी बताया है कि इसके छात्रावास निर्माण के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, विस्तार से बताया है और बताते रहेंगे। तो हमें ऐसी जगह भूखंड खरीदना है कि सबकी पहुंच में हो, विद्यार्थियों की, विद्यार्जन करने वालों की पहुंच में हो, और हमारे हॉस्टल से कम 5 विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर या कर्मचारी, अधिकारी, इन पदों पर यहाँ से निकले, हर वर्ष निकले, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ। इसमें कई बातें हैं करने के लिए। छात्रावास के बाद तो बहुत सारी बातें हैं, और आप प्रबुद्धजन सभी यहाँ पर विराजमान हैं। लगभग 70 से 75 लोग विराजमान हैं। टारगेट ज़्यादा का था, परंतु कम लोग, उपस्थिति कम है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, रामचरितमानस से लिया गया है। अच्छी बात कहीं से भी ली जा सकती है। आज हम परहित के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि एकीकरण करके और छात्रावास निर्माण समिति का गठन करके
आज हम एक सकारात्मक उद्देश्य की ओर, एक ऐतिहासिक उद्देश्य की ओर यहाँ से बाहर मतलब उद्देश्य को पूरा करके जाएं, तो इसमें इस मीटिंग की सार्थकता होगी। साथियों, मैं जो पिछली बातों पर तो क्या जाऊं, परंतु हमारे जो उद्देश्य हैं छात्रावास कोचिंग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। और क्योंकि बात की जा रही है कि केवल छात्रावास पर ही बात, निर्माण पर ही बात होना चाहिए, तो मैंने आपको सुझाव दे दिया है अध्यक्ष महोदय का। आप भी अपने अपने सुझाव दें, अधिक समय नहीं ले। यहाँ पर सब जानकार बैठे हुए हैं, यहाँ सभी प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, कोई नासमझ नहीं है, सब जानते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लें और मेन मुद्दे की बात करें, क्योंकि हमें वापस यहाँ से समय पर वापस जाना भी है। तो हम सभी को मौका मिले और सभी अपना अपना अमूल्य समय देकर के आए हैं, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया, शानदार। इन्होंने श्रीमान जी ने सीधा मुद्दे पे लेके गए, इधर उधर की बात न घुमा करके। एक बात कहूँगा कि आप में से भी कोई भी वक्ता ये ध्यान रखे कि ज़्यादा संबोधन न करके कम से कम समय में इसको समाप्त करें, और फिर जो है ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है इसमें, जिससे क्योंकि निर्णय निकलना चाहिए आज की मीटिंग का। अगर निर्णय नहीं निकलता तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जो चीज़ कहना चाहता छात्रावास से स्पष्ट कहे, कोई दिक्कत नहीं। जिसके मन में जो भी चीज़ है स्पष्ट रूप से कहे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुद्दा वही है छात्रावास पर। छात्रावास याद रहे कि कोई भी छात्रावास को लेकर किसी प्रकार के मुद्दे को अपन को इधर उधर नहीं घुमाना है, और यही चीज़ रहेगा। मैं मान लिए श्रीमान जी इसी बीच में हमारे बीच में पधारे हैं, जो हमेशा हर परिस्थिति में समाज के साथ उपस्थित रहते हैं और हमेशा युवाओं के साथ और समाज साथियों के साथ बने रहते हैं। ऐसे समाज के धनी और समाज सेवी घनश्याम जी बूंदी वालों को बुलाना चाहूँगा, आकर के 2 शब्द कहें। सबसे पहले बाबा साहब को नमन, उसके बाद पहला धन्यवाद दूंगा मैं जुगल सर को, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है समाज के लिए। मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठगण एवं यहाँ पधारे हुए समाज बंधु, उनको तहे दिल से नमन। सीधी बात छात्रावास मुद्दे पे आती है। अभी कुछ प्रबुद्ध जन आए और बोले भी, किसी नाम को नॉमिनेट भी किया उन्होंने, मगर मेरा व्यक्तिगत विचारधारा ये रहेगी कि पारदर्शिता सब काम में होना चाहिए। समाज चाहता ही यही है कि पारदर्शिता रखे। धन की जहाँ वित्तीय संगठन की जब बात आई, वहाँ हर जिले में छोटे मोटे लघु संगठन ऐसे चले हुए हैं जिनके पास लाखों रुपए जमा है। अगर किसी को पता नहीं हो, जो समाज में शिरकत करता हो उसको पता है, मैं शिरकत करता हूँ मुझे पता है। मैं ऐसे कई संगठनों का नाम आपको यहाँ गिना सकता हूँ जिनके पास लाखों रुपए हैं और वो चल रहे हैं ब्याज पे। वो किस काम आएंगे? समाज के इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम आएंगे, मगर उनको विश्वास दिया जाए या लिया जाए उनको विश्वास में कि ये समाज का एक पारदर्शी काम है और ये यज्ञ है समाज का, जिसमें आहुति सभी प्रकार की लगना चाहिए। रही निर्माण समिति की निर्वाचन की बात, तो मेरी तरफ से मैं एक छोटा सा विचार रखूं समाज के सामने कि ये सब गोपनीय मतदान के द्वारा होना चाहिए। वो इसलिए कि किसी का एक नामकरण होने से हो सकता है उस बंधु से किसी की व्यक्तिगत भी हो सकती है, किसी 5 का व्यक्ति लेके बैठा है उसको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, एनीवे किसी को हो सकती है, मगर गोपनीय मतदान होगा, वो निष्पक्ष होगा और सच्चा होगा। और उसके साथ मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि अगर आप गोपनीय मतदान करते भी हैं और निर्माण समिति बन भी जाती है, तो आप सबको विश्वास भी करना होगा। ये विश्वास का धागा एक इतना बढ़िया धागा है जिसको लेके अगर अपन चलेंगे, वैसा हो सकता है कि कोई क्रीम भी नहीं हो। मैं ये नहीं समझता कि सभी लोग अच्छे भी होंगे, सभी लोग बुरे भी होंगे,
मैं ये नहीं कह सकता, मगर जितने भी संगठन चल रहे हैं, मतभेद क्या था? व्हाट्सएप चैटिंग में मतभेद क्या था? मतभेद था ओनली फॉर विचारधाराओं का, ऐसा कुछ नहीं। सबका उद्देश्य एक ही था, समाज सेवा करना। प्रांतीय अहिरवाल समिति भी ये चाहती है कि समाज सेवा हो, अहिरवाल विकास समिति बनी वो भी यही चाहती है, बाबा साहब शिक्षा समिति बनी है वो भी यही चाहती है। फिर मामला क्या है, कहाँ अटका पड़ा है? ये समाज सेवा का जहाँ रोड़ा है, आप समझ रहे हैं रोड़ा है, कहाँ रोड़ा है? कुछ भी रोड़ा नहीं है, रोड़ा है विचारधाराओं का। और मेरा मानना है कि इन्हीं सभी विचारधाराओं को एक मंच पे लाएं। ये सभी विचारधाराओं में से जो भी शिक्षा समिति बनाई जाए या निर्माण समिति बनाई जाए आप लोगों की, तो ये सभी लोग मिलकर बनाई जाए। सभी विचारधारा के लोग होंगे उसमें, सभी के लोग उसमें मौजूद रहेंगे तो अच्छा भी रहेगा। और जहाँ रही निर्माण समिति के ऊपर निरीक्षण करने की कमेटी की बात, बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि निरीक्षण समिति भी होना बहुत अनिवार्य है। हो सकता है हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएं, वो निरंकुश भी हो सकते हैं, अपनी एकल प्रणाली को भी दे सकते हैं, अपनी विचारधारा को चला सकते हैं, और वो हमें लोगों को पसंद नहीं हो तो निरीक्षण समिति उसका संरक्षण कर सकती है। उनको डर रहे इस चीज़ का कि ऊपर से समिति बैठी हुई है हमारी, कभी भी हमें प्रोटोकॉल में काम करके करना पड़ेगा, तो हरदम उसी चीज़ पे विचारधारा रखेंगे कि हमें कहीं गलत काम नहीं करना है। और फिर एक बार धन्यवाद दूंगा मैं, शिक्षा समिति का जो एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया है जुगल सर ने, मैं उनको तहे दिल से बार बार धन्यवाद दूं कि वो, मैंने सुना था कि जुगल सर कोचिंग क्लासेस एक बार सुना था मैं, तो मैंने सोचा जुगल सर कैसे होंगे, तो पहली बार मिलने के बाद अच्छा लगा कि भाई है, मगर दूसरी बार जब उनसे मिला तो मैं उनकी विचारधारा को जाना, तो मेरे को पता है कि वो समाज के प्रति समर्पित भी हैं। और जब उनको समाज से अवगत कराया गया, समाज में उन लोग वो वहाँ तक पहुँची नहीं थी, वो शिरकत में नहीं आए थे, मगर हम कुछ लोग थे जो एक दूसरे से बंधे हुए भी हैं, फ्रेंडशिप भी व्यवहार है, तो उनको लगा कि यार ऐसे हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर दी, ये मैंने सपने भी नहीं सोचा था, और आगे भी वो करते रहेंगे। मैं इनकी ऐसी विचारधारा रखता हूँ और बार बार धन्यवाद दूंगा उनकी समिति को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद श्रीमान जी। इन्होंने जो है सीधे मुद्दे की बात की, ऐसे ही मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ मुद्दे की बात करें और सीधा जो बिंदु है उसके इर्द गिर्द लगे। श्रीमान जी, अब मैं इसी क्रम में और आगे बुलाना चाहूँगा जो कि अपने यहाँ आपके बीच में ही विराजमान हैं, चोपड़ा फार्म से श्रीमान, बहुत ही अच्छे समाज सेवी, लंबे समय से कार्यरत है, कर्मठ है और समाज सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले प्रेमचंद जी वर्मा साहब आएंगे और मंच पे आकर के अपने संबोधन देंगे। श्रीमान जी प्रेमचंद जी वर्मा साहब। सबसे पहले भगवान बुद्ध को साष्टांग नमन, बाबा साहब को नमन, मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथि इनको नमन, और अनंत रूपों में बैठे हुए मेरे प्रभु परमात्मा, बड़े ही हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात है। एक समय था सन 1976, मात्र 5 सज्जन थे अपने समाज के कोटा स्टेशन पर। उसमें एक सदस्य थे विज्ञान नगर, सरदार जी के नाम से थे, अब तो भगवान जी को प्यारे हो गए। वो थोड़ा वहां से हमारी मीटिंग में आया करते थे। चंदा हुआ करता था मात्र 1 रुपया। हमने बड़े खुशी के साथ में वो संस्था चलाई अहिरवाल समाज के नाम से, और भगवान ने बाबा साहब अम्बेडकर के श्री चरणों से आज तक ये चलती आ रही है। और मुझे उम्मीद है वो जो हमने नींव डाली
आज फल रही है, फूल रही है, बड़ी जोरदार फुलवारी सामने नजर आ रही है। बहुत खुशी की बात है, बड़ी खुशी होती है, हर्ष होता है कि आज मेरा समाज कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। रहा सवाल ऐसे निर्देश है कि मात्र छात्रावास के बारे में बोला जाए। अभी एक सज्जन बोले मैं फला आदमी को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव रखता हूँ, बड़ी खुशी की बात है। हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति का नाम लेगा तो उसमें विरोधाभास हो सकता है, किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए। हमारे जो माट साहब है उन्होंने बोला गोपनीय होना चाहिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सही है। और ये तो बहुत पहले की बात है, व्हाट्सएप पे ही जो है छात्रावास के अध्यक्ष भी बन गए, उनका विरोध भी हो गया, संगठन 3 हो गए साहब, एक के बजाय 3 हो गए। बड़ा दुख होता है तो समाज हमारा एक ही, कोई एरवाल लगा लो, कोई अहिरवाल लगा लो, कोई क्या लगा लो, कोई क्या लगा लो, है तो समाज एक ही न। और जिस अल्फाज के लिए बरसों से आज 45 साल हो गए हम लड़ते हुए आ रहे हैं, उसको मिटा करके ऐसा कर दो साहब, ऐसा कर दो, व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, बड़ा ही गलत। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मतदान कराओ, मात्र गोपनीय। ये नहीं कि साहब मैं तो इसका नाम प्रपोजल करता हूं, इसका प्रपोजल करता हूं। क्यों? मेरे एक के कहने से थोड़ी कोई बना देगा यार, ये गलत। ये मेरे अपने निजी विचार हैं, अपने कोई अदर वे में न ले। तो इस बात के लिए थोड़ा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चलाओ और आगे से आगे पहुंचाओ इस समाज को। जुगल सर हमारे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे एरिया में मैं स्टेशन पे रहता हूँ, डडवाड़े में दास का मकान है। बड़ी खुशी हुई मेरे एरिया में आकर के जो इस तरह की फुलवारी खिली मेरे समाज की, मैं तो गदगद रह गया साहब देख करके। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जुगल जी को। अब रहा सवाल छात्रावास के लिए, तो मेरा तो निजी यही विचार है कि गोपनीय करवा लो, और ये कोई बपोती नहीं है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे साल 2 साल के लिए रहेगा, वास्तव में सही है। जगह मिलना नहीं मिलना ये बहुत पुरानी बातें हैं, 45 साल से हम कोशिश करते हुए आ रहे हैं। कब मिलेगी, कब क्या होगा, किसी ने कोई नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। मैं भी थोड़े दिन पहले जयपुर गया हुआ था, साहब से थोड़ा सा पहचान है, कोई ले गया यार चलो, मात्र एक डिजायर करवानी थी। मैंने बातों ही बातों में कहा जी एरवाल समाज से, अरे हाँ हाँ, बोले आप प्रवेश जी के साथ आए थे, स्टेशन पे रहते हो, आपने एक बार मंच पे बोला भी था, उस समय वहाँ मुख्य अतिथि था मैंने कहा ये सर। अरे आपके समाज में तो 2-3 गुट हो गए। मैंने कहा साहब ये तो गलत बात है भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा समाज एक है, एक था और एक ही रहेगा। शानदार, जोरदार तालियां के साथ। तो फिर बड़े खुश हुए, यार वर्मा आपने सम्मेलन किया था, परिचय सम्मेलन बाग में, मुझे बुलाया था, आप वहाँ उस समय आपको मुख्य अतिथि के तौर पे बिठा भी रखा था, अध्यक्ष के पद पे। आपने पूछा था सर हमारा छात्रावास, आपको मैंने कहा था ना छात्रावास की जगह भी देंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। आप भूल गए? मैंने कहा नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं, भाई साहब मेरे को पता है, पर उनका समाज जो है बार बार ताने मारता है। अरे आपकी तो पहचान है, आप तो जानते हो यार, थोड़ा सा बोलो यार उनको, यार हमारा काम करवाओ। तो ऐसा नहीं है, होगा।
उनकी नॉलेज में है। और ये जो अग्रवाल महासभा का जो संविधान है, उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने हमें नाम बताया था, आप स्वरल साहब वकील हैं, वहाँ जा करके बैठो और उनसे संविधान बनवाओ। हमने बनवाया, उनको सारा पता है हमारे अग्रवाल समाज के बारे में, शुरू से आज के 20 साल 45 साल पहले से मालूम है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक अग्रवाल समाज के टुकड़े न करो, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है। फिर नहीं मानो तो आपकी मर्जी। क्यों कि मेरा समाज तो अब थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है और बुद्धिजीवी बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं। हमसे नहीं हो पाएगा तो बच्चे करेंगे। आप अपने ऊपर क्यों लेते हो किसी पे छींटा कसी करने के लिए कि जी साहब वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो तो ये खा गया, वो झूला छाप है। ये बातें शोभनीय है, बड़े दुख की बातें हैं। मैं व्हाट्सएप मेंटेन नहीं करता, पोते के पास में है, वो बताता रहता है पापा जी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, पढ़ो आप। अरे मैंने कहा मारो गोली, मैं तो फ़ोन सुन लेता हूँ और फ़ोन कर लेता हूँ, बस ज़्यादा मेरे को अंदर नहीं घुसना। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रखते हुए, समय का अभाव है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अंत में एक लाइन बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि इस जीवन में दो काम करो। ये व्हाट्सएप पे जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, इस बारे में है ये 2 लाइन मैंने बनाई है। इस जीवन में दो काम करो, एक नाम जपो, एक प्रेम करो। इस जीवन में दो काम करो, एक नाम जपो, एक प्रेम करो। किसी जीव के दिल को दुखाना नहीं, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। श्रीमान जी चोपड़ा साहब ने बहुत ही, प्रेम जी ने बहुत ही शानदार वक्तव्य के साथ में स्पष्टीकरण किया कि भाई आप प्रत्यक्ष वोटिंग हो, इस टाइप की कई रूपरेखाएं रखी इन्होंने कि बिल्कुल यहाँ उम्मीदवार खड़े और उनकी अप्रत्यक्ष वोटिंग हो, गोपनीय हो। इन चीज़ों पर बात की। अपन आगे इसी क्रम में लेना चाहेंगे श्रीमान, जिनको आप काफ़ी लोग जानते भी हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जुगल सर कंपटीशन क्लासेस को सेवा भी दे रहे हैं। आज जुगल सर कंपटीशन क्लासेस अगर इस मंच पे है तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही कर्मठ है और कार्य में हमेशा लीन, हमेशा इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, जो कि एकमात्र लोग जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के डायरेक्टर साहब भी है, जिनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। राजेंद्र कुमार जी वर्मा हन्नावदास शाह जी से पधारे और अपने 2 संबोधन शब्द दें। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ मंच पे बैठे हुए सभी बुद्धिजनों का मैं माइक को बीच में पकड़े सर, माइक को बीच आभार व्यक्त करता हूँ। और ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं इतना सा कहूँगा आपसे कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अभी, उनमें से मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों को छात्रावास की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है यहाँ पे जिनके बच्चों को छात्रावास की ज़रूरत है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, जहाँ चाहे जहाँ रख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि हम एक समाज हैं और समाज ये मान के चले कि हमारा एक शरीर है और ये शरीर अगर उसका एक दाहिना हाथ बीमार है तो ये पूरा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमें पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए अगर मैं पढ़ा सकता हूँ या फिर हम पढ़ा सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हम पूरे समाज को शिक्षित नहीं कर देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इतना सा मैं कहूँगा कि अगर छात्रावास निर्माण हो रहा है तो कृपया उसमें सहयोग करें। अगर कोई सहयोग नहीं करना चाहता है तो वो थोड़ा सा एक तरफ हो जाए और सहयोग करने वाले को आगे आने दें। यही मेरी कामना है। सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया इन्होंने एक शब्द बोले हैं जो कि जिसको नहीं करना अलग हो जाए, कम से कम डिस्टर्ब तो ना करें जो कर रहे हैं। शॉर्ट एंड शॉर्ट में बोल के गए हैं, बहुत ही अच्छे शब्द बोले हैं। ऐसे ही वक्ता चाहिए अपन को जो कम समय में अच्छी बात कर दे और छात्रावास के मुद्दे पर गए बजाय इधर उधर की और कुछ बातें करने पर। धन्यवाद। आप बहुत कम समय ले रहे हो और मैं भी कम समय लेते आगे इसी रूप में आगे बढ़ाना चाहूँगा। श्रीमान जी जिनको आप जानते हो बूंदी वाले अन्य जहाँ पर आप जानते हो दही बूंदी से जो है अमीर सिंह जी जो कि शिक्षक है, बहुत ही अच्छे वक्ता भी है और मैं उनको यहाँ मंच पे बुलाना चाहूँगा। श्रीमान जी अमर सिंह जी अध्यापक साहब आइए और अपने संबोधन दीजिएगा। धन्यवाद साहब। सभी के चरणों में नमन। बिना भूमिका के अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। भूमि आवंटन में हो सकता है 1 साल लग जाए, ज़्यादा भी लग जाए, तो तुरंत में हम कोई निर्णय नहीं लें। उसके लिए एक योजना है या उस बात के गवाह भी हैं। छिपा गड़ोद में एक बात चली थी कि यहाँ जोत की व्यवस्था होना चाहिए बाबा की। उस समय भी मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि 1000 रुपये देने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट तैयार हो जाए, सब हजार रुपये दें, उसको बैंक में जमा कर दें और उससे जो ब्याज आता है उससे व्यवस्था हो जाए। इसी क्रम में जब भगवान श्री राम ने पुल निर्माण किया था तो गिलहरी ने जो उदाहरण दिया था, वैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक योजना है। आपको पसंद आती है अच्छी बात है, नहीं आई तो जब तक भूखंड मिलता है क्यों नहीं हम सब 1,000 रुपये हम जमा कराते रहे प्रत्येक माह, और ये छोटी छोटी रकम से एक बड़ी निधि अपने पास में तैयार हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि धन संग्रहण के लिए कोई अतिरिक्त योजना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया इन्होंने जो वचन बोले हैं, बहुत ही शानदार वचन बोले हैं कि 1,000 रुपये आज की डेट से निर्धारण कर लिए इसी मंच से प्रत्येक माह। बहुत शानदार वचन है और कुछ लोग ज़्यादा कुछ कम भी कर सकते हैं, ये मेरी सलाह। तो कुछ अच्छे भी हैं इसमें और ज़्यादा दे सकते हैं। कई मान भाव अच्छे हैं कि नहीं सर हम तो जो है समाज के लिए बिल्कुल दानवीर रहे और हम तो जो 1000 क्या आप 10,000 रुपये मांगो तो मनाने करेंगे एक बार तो क्या आप हाँ श्री मिनिमम 1,000। श्रीमान जी का ऐसा मानना है कि मिनिमम 1,000। बहुत ही शानदार वक्त बोला सर आपने, 2 टूक बात कही, बहुत शानदार। मैं इसी क्रम में राधा कृष्ण जी जो आप जानते हो अच्छी तरह से, खंडिया साहब 12 से, जो कि आप अच्छी तरह से परिचित हो, समाज सेवी है और प्रांतीय अहवाल महासभा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हो लंबे समय से ये कर्मठ है, कार्य कर रहे हैं और अग्रणी है समाज सेवा में। ऐसे मैं श्रीमान जी को बुलाना चाहूँगा और आइए अपने वक्तव्य पेश करें। मैं भी कम समय में ज़्यादा बात करते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। श्रीमान जी। सर्वप्रथम बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ और मंच पर विराजमान हमारे अतिथि महोदय जी और सामने विराजमान समस्त बंधु और बहन जी। छात्रावास के लिए हम विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये करीब 2 महीने से हमारे दिमाग में छात्रावास
का विषय घूम रहा है। आज इस मंच के माध्यम से जो भी परिणाम आता है, जिस भी कमेटी बनती है उसका मैं समर्थन करता हूं और छात्रावास के लिए तन मन और धन से मैं सहयोग की पूर्ण आपको आश्वासित करता हूं। छात्रावास बनना चाहिए क्योंकि छात्रावास का जीवन हमने भोगा है। किस प्रकार से छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे उस कमी से जूझते हैं और आगे अपना जीवन को बनाते हैं। तो आज हमारी जो टीम है, आज हमारी सभा है आज की, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐसी मीटिंग छात्रावास के लिए मैं भी इतना समाज सेवा करता रहा हूँ, लेकिन कभी छात्रावास के लिए ऐसी मीटिंग नहीं हुई। आज ये छात्रावास के लिए मीटिंग है, इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय निकलना चाहिए, वरना हम बिल्कुल हमारा समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं दिया। हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, लेकिन करने के नाम से हम बिल्कुल जीरो हैं। विचार तो बहुत हाई है हमारे अंदर, लेकिन जो दिमाग में काम करने की भावना है वो हमें दिखानी पड़ेगी और निश्चित रूप से तन मन और धन से हमें काम करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आपने ये व्यवस्था की है और आप ऐसी व्यवस्था हमारे लिए करते रहे। हम बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोरदार इन्होंने अच्छे बोले हैं वचन कि छात्रावास का आज इसी मंच से कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा, क्योंकि कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। आज जो थमा सा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जल निकलेगा, चल निकलेगा, जरूर निकलेगा। आज ही इसी मीटिंग में निकलेगा। जिस तरह से आप लोगों के सबके वचन आ रहे हैं उससे आभास हो रहा है कि जरूर हल निकलेगा। उम्मीद है मैं इसी क्रम में और आगे बढ़ना चाहूँगा, जो कि श्रीमान जी आप जानते हो झालावाड़ से हैं और संयुक्त सचिव अहिरवाड़ संघ से हैं। ओकाला जी, जो कि आप यहाँ पर श्रीमान आकर के अपने 2 शब्द बोलेंगे। श्रीमान जी ओकाला जी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आगे इसी क्रम में वो भी गए हुए थोड़े से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर गिरिराज जी धोनिया जी, जिनको मैं बुलाना चाहूँगा कोटा से, गिरिराज जी धोनिया से प्रांतीय अहिरवाड़ महासभा के सचिव भी हैं और ये अच्छे प्रवक्ता भी है। युवा ऊर्जावान तन मन धन से समर्पित समाज के लिए बहुत ही भागीदारी कार्यों में निभाते हैं। श्रीमान जी आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे। श्रीमान जी गिरिराज जी। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदना करते हुए सभी महानुभावों का चरण वंदना करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमको उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए इस शिक्षा की मुहिम को बढ़ावा देना चाहिए। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर हमने जज्बा बना लिया और मन में ठान लिया कि हमारे समाज का छात्रावास होना चाहिए, तो कोई भी काम समाज के लिए नामुमकिन नहीं है। जैसा कि हमारे श्रीमान गणेश लाल जी मार साहब ने बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक बार मन में विचार बना लिया तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड 2 प्रकार के माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड की एबिलिटी कम होती है और सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड वैधता होती है। अगर अपने उस सबकॉन्शियस माइंड में अगर उस चीज को बिठा लिया तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। समाज एक है, संगठन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक होकर के कार्य करेंगे तो अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आज हमने इसके लिए सरकार से जगह लेने के लिए भी हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमें सरकार से जगह मिले और इस शिक्षा की मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें और समाज का छात्रावास बना सकें। ठीक है, इसके
अलावा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन छात्रावास का पुरजोर समर्थन करता हूं। अगर तन मन धन से जहां भी मुझे पुकारेंगे 24 घंटे में ऑनलाइन रहूंगा और समाज के इस पुनीत कार्य में हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। जैसे कि इनमें है उद्देश्य तो आप सब लोग जानते हैं कि छात्रावास बनने के बाद में क्या क्या प्रोग्रेस समाज को मिलेगी और शिक्षा को कितना बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी बात है वित्त पोषण, एक क्रियान्वयन एजेंसी। तो क्रियान्वयन एजेंसी भी एक ठोस होनी चाहिए जो इस कार्य को सुचारू रूप से चला सके। दूसरी बात सबसे बड़ी है जो सामने आती है निकल करके, वो है वित्त पोषण। हमें पैसे का कलेक्शन कैसे करना चाहिए, इसलिए हमारे सर श्रीमान अमरलाल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। आज कण कण करते मन हो जाता है, ऐसी कहावत है। तो हम कोशिश करेंगे तो जरूर ही इस काम को हम पॉसिबल बना सकते हैं और समाज का छात्रावास बना सकते हैं। यही कहकर के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ठीक है, इसी क्रम में मैं और आगे बहुत ही शानदार गिरिराज ने बोला, और ऐसी ही अभिलाषा सभी से है मुझे कि छात्रावास पर जिस तरह से परिचर्चा हो रही है, उम्मीद है आज इस जमीन से कुछ ऐसा होकर जाएगा जो इतिहास रचा जाएगा। उम्मीद है आज के इसी क्रम में मैं आगे और बुलाता हूँ ओकालाल जी झालावाड़ से संयुक्त सचिव अहिरवाड़ समाज संघ से पधारेंगे और अपने 2 शब्दों से संवाद को छात्रावास के स्वरूप संबोधित करेंगे। धन्यवाद सर। सभी विद्वान साथी जो हमारे राजस्थान की अलग अलग जगह से पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, आज तक हम कई बार मीटिंगें कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, कई मुद्दे उठाते हैं और उन मुद्दों पे वापस धूल जम जाती है। ऐसा ना हो कि आज की ये मीटिंग सार्थक ना हो, सार्थक होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा दर्द ये बताना चाहता हूँ। मैं झालावाड़ मंडल से बिलोंग करता हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं गांव में बना बनाया मकान, जमीन जायदाद सब छोड़ कर झालावाड़ में रहने लेके आ गया हूँ। केवल मकसद यही है कि मेरे बच्चे तो पढ़े ही सही, जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली उनको मिले। क्योंकि आपको मालूम है सामाजिक आक्षेप एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि हमें इजी गोइंग किराए पे कोई मकान नहीं देता है। इस मकसद से 1 साल में मैंने मकान कंप्लीट करा लिया है और दर्द यहाँ मुझे कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतने पैसे इन्वेस्ट करके मकान को बना नहीं सकता है। तो छात्रावास एक ऐसा मंच मिलेगा जिसमें गरीब के साथ साथ यथा योग्य जो बच्चा प्रतिभावान है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी समाज में कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम हैं। हमें उनको पहचानना है और उनसे यथा योग्य, यथा संभव जितना भी हम सहयोग ले सकें कोशिश ये करें। किसी के ऊपर दबाव या प्रेशर न बनाएं, क्योंकि सामने वाले की श्रद्धा होना चाहिए कि वो कितना दे सकता है। और जब हम सक्षम हो चुके हैं, बाबा साहब की कृपा से हम अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं, तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व बनता है वो बनता है पे बैक टू सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सक्षम हो चुके हैं तो हम समाज के लिए किसी न किसी रूप में वापस दें, तभी हम सार्थक हो सकते हैं। वरना नौकरियां तो कहीं लोग लग जाते हैं, पेट तो सभी भर लेते हैं, पर दूसरों के लिए अगर कुछ सोचते हैं वही जीवन का सफल सूत्र है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार, इन्होंने कम समय में अच्छी बात कही और ज़्यादा बात कही। ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ और इस प्रकार से रहा तो अच्छा चलेगा। बहुत जल्दी ही अपना इसका कोई निर्णय निकलेगा। मैं श्रीमान जी इसी क्रम में आगे बुलाने चाहूँगा, जो कि आप जानते हो सत्य स्पष्ट बोलने वाले, शांत स्वभाव, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, समाज सेवी सरल एवं बुद्धिस्ट में विचारधारा के, अम्बेडकरवादी व देवी देवताओं से परे है। श्रीमान
जी शंकरलाल जी अध्यापक दिग्गज जागीर वाले जिनका नाम मैं बोलना चाहूँगा आइए, और वो जो है शिक्षा जागृति को लेकर शिक्षक भी है, तो उनका एक ही वचन आइए श्रीमान जी। जरूर नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, ऐसी अभी मनोकामनाओं के साथ ये बता रहे हैं। आइए श्रीमान। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए मंच में विराजमान प्रबुद्धजन पदाधिकारी महोदय और मेरे सामने विराजमान सभी प्रबुद्धजन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग इस विकट समय में इस मीटिंग के लिए समय दिया। अब मैं अपने मेन जो फोकस छात्र आवास है उसी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि बंधुओं, हम इस संगठन में काम कर रहे हैं 40 वर्ष हो गए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें छात्रावास बनाना है तो क्यों ना इसकी एक निश्चित तारीख निश्चित कर दी जाए कि हम फला तारीख तक प्लाट खरीद लेंगे और फला तारीख तक पैसों का कलेक्शन कर लेंगे और इस तारीख से छात्रावास निर्माण की नींव रख देंगे और छात्रावास इतने समय में, 1 साल में, 6 महीने में, जो भी हम रख सकते हैं इतने समय में हम छात्रावास तैयार कर देंगे। तो अगर हम निश्चित तारीख निश्चित कर दें तो वास्तव में छात्रावास बन सकता है। और अगर हम ऐसे ही करते रहें कि हम छात्रावास बनाएंगे तो बंधुओं 40 साल निकल गए हैं और 40 साल और निकल जाएंगे और ऐसा ही चलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई जिन्होंने संघर्ष किया है, 40 वर्ष हो गए हैं, बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत त्याग किया, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि जो हमारी छात्रावास की कार्यकारिणी बने उसमें युवा आगे आए, 25 से 50 वर्ष की उम्र के युवा आगे आए और उन्हीं को हम कार्यकारिणी में पदाधिकारी चुने। गुप्त मतदान द्वारा हम अध्यक्ष, सचिव, जो भी कार्यकारिणी होती है उनको चुने। ये मेरा कहना है, क्योंकि जो सेवा करते आ रहे हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वह आराम करे, रेस्ट करे, है ना। हम यूँ नहीं चाह रहे हैं कि भाई वो भी सेवा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनको छात्रावास बनाना है तो छात्रावास के लिए तो युवा टीम आगे आए, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप सभी की मर्जी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, शानदार वक्ता। इन्होंने अच्छी बात बोली कि जो भी हो आज की मीटिंग में हो, कल के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा जाए। ऐसी मनोकामनाओं को लेके हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद है बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और अपन जिस तरह से कम समय में निकालते जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ग्रुप मीटिंग भी हो जाएगी, उस पर फाइनल टच भी हो जाएंगे कहाँ तक पहुँचे। आज की मीटिंग में कुछ तो सारा निकलना ही चाहिए, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे अपन। और मैं आगे लेना चाहूँगा इसी तरह से श्रीमान जी, जिनको आप जानते हो अच्छे वक्ता भी है और ईमानदार हो, हमेशा समाज के साथ समाज से भी भावना रखने वाले रामदयाल जी जगरवाल साहब कोटा। रामदयाल जी जगरवाल साहब कोटा से आकर के समाज को 2 शब्दों के साथ संबोधित करेंगे और अपने विचार रखेंगे यहाँ। श्रीमान जी जगरवाल साहब। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि मोहनलाल सिद्धोलिया साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोड्यूसर साहब और प्रभुलाल जी सिकलवाल साहब और हमारे समाज के बुद्धिजीव जो आज छात्रावास के लिए 21 संख्या में पधारे युवा साथियों और पदाधिकारियों, सबका मैं हार्दिक कोटा नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। छात्रावास निर्माण का जो इन्होंने मुहिम चलाई वो जुगल सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छात्रावास बनना चाहिए, पर लेकिन कैसे बनेगा? बनना ऐसा चाहिए कि सब लोग एक होना चाहिए, जितनी भी समितियां हैं वो सब एक होके और छात्रावास के लिए मुहिम चलाना चाहिए। और जो गिरार ने कहा है, अमरलाल जी मार साहब ने कहा है, जो पैसों का कलेक्शन करना चाहिए तो होना चाहिए। गुप्त में सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव होता है, समाज सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव करती है। विधान के अनुसार अध्यक्ष अपनी मर्जी से उसके अनुसार जो उनके साथ काम कर सकता है उन लोगों को सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी पद देगा वो अध्यक्ष दे सकता है। ये हमने सभी समाजों में आज तक देखा है और बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ हमने काम किया है और जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ही होता है और आज तक होता है और ऐसे ही होना चाहिए।
और आप जितना जल्दी कर सकते हैं वो आज ही फैसला ले, तो मैं तो सब तन मन धन से आपके साथ हूं और आज तक साथ रहा हूं, तो ये होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही शानदार अच्छे वचन बोले इन्होंने और 2 शब्दों में अपनी सारी बात कर डाली जो कहना था। और ऐसे ही वक्ताओं की अपन को जरूरत है समाज को। आपके सामने एक से एक वक्ता बढ़ के आ रहे हैं। आज ऐसे वक्ता को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि युवा दिलों की धड़कन कहलाते हैं। श्रीमान जी जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, रामदेव जी वर्मा साहब जिनको आप आरडी सर के नाम से जानते हो, श्रीमान जी वो आएंगे और अपने 2 शब्द बोलेंगे युवा दिलों की धड़कन के साथ में। आइए और अपने 2 शब्द संबोधित कीजिए। धन्यवाद। हेलो, बाबा साहब को नमन करते हुए हमारे मुख्य अतिथि साहब मोहन जी धूलिया साहब, विशिष्ट अतिथि साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी प्रभुलाल जी झालावाड़ से, एवं एक महान हस्ती युवा प्रभुलाल जी सिकरवाल साहब, उन सबको मेरा जय भीम। साथ में सभी समाज बंधुओं को सादर जी। सर, अब मैं जो मेरे से पहले वक्ता बोल के गए मैं उनकी बातों का समर्थन या यूँ कह सकते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्कस में जाऊँगा। अगर कोई गलती हो तो छोटा सा माफ़ कर दीजिएगा। निवेदन ये था, अभी तक 3 बज चुकी है, निष्कर्ष पे क्या पहुँचना है वो आपको ही बता सकते। निष्कर्ष यह है, भाई साहब गणेश कुमार साहब ने कह दिया प्रभुलाल जी अध्यक्ष से। मैंने भी किसी से पूछा, बड़ी ताज्जुब की बात है, मैंने कहा यार अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम ही होना चाहिए। मेरा कहने का समझिए कि जिससे भी पूछेंगे वो सुझाव यही देगा। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रणाली यही ऐसी चीज़ है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, एक ऊंचे हाथ खड़े करने की एक प्रथा होती थी कि कितने सारे स्टूडेंट को चुनना चाहते हैं, मतलब इसमें मॉनिटर चुनना चाहते हैं क्लास के अंदर, तो कई बच्चे पीछे से 2 भी हाथ ऊंचे कर देते, पता भी नहीं लगता था। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर इस मुद्दे पे बात पहुंची गई है तो अब इसको चुनाव प्रणाली से, गुप्त मतदान से बिल्कुल करा लिया जाए। जो भी अध्यक्ष बनेगा, साहब ने कहा है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो कोषाध्यक्ष और सचिव का चुनाव खुद करेगा। ऐसी संविधान के अंदर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन संविधान में ये चीज़ भी कही है कि जो चीज़ संविधान के अंदर अगर उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बात तो विश्वास की है, बात तो पैसों की है। हम कोई बात नहीं तो सर हम तो यूँ कहते हैं कोई नहीं, अगर अध्यक्ष कोई भी बने, शीतललाल जी अभी अध्यक्ष हैं, बनेंगे उसके बाद की बात है। अभी तक अब अगर जो लोग सहमत नहीं है, मैं हो सकता मैं भी हूँ, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सामने कोई नहीं कहता, ये बहुत गलत बात है। आज तक यही होता रहा है, अगर सहमत नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे से कोई सहमत नहीं कोई बात नहीं। आज ही आप सब लोग जुगल सर को पर्सनली अपनी संस्था के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत माध्यम से, सचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, चुनाव एक ही होता है वैसे, लेकिन तीनों का चुनाव करेंगे ताकि सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज, मेरा इसका पर्सनल सुझाव है सर, ये मेरा आदेश नहीं समझे। दूसरी चीज, सपोज करो, देखो हम ये कहते आ रहे हैं हम सब एक है, लेकिन मैं कहता हूँ एक नहीं है, क्योंकि एक होते ऐसी बात ही नहीं होती। प्रतिनिधित्व की बात आ जाती है। आज मैं तो साहब एक मेरा मैसेज टाइप हो जाता है तो समझ लो कि अहिरवाड़ समाज संघ, क्योंकि वास्तविक बात है कि जिससे मैं अगर बिलोंग करता हूँ, जिससे मैं मेरी विचारधारा से जुड़ा हूँ तो लोग समझेंगे, स्वाभाविक बात है। महासभा, देखो महासभा ऐसा किसी व्यक्ति पर कोई पर्सनल किसी पे आरोप नहीं है, लेकिन आज की डेट में बीजेपी सरकार है और अगर कुछ होता है तो मोदी जी को तो सर जाएगा, सर बिल्कुल जाएगा। तो निवेदन करता हूँ सर, जो भी लोग संस्था से हैं, किसी से भी है, पर्सनल है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, तीनों का नाम जुगल सर को पर्सनल व्हाट्सएप पे या कैसे भी मिलकर, क्योंकि देखो पर्सनल क्या है, मतदान जब गुप्त होना है तो ओपन सारी चीज़ें यहीं से आप सचेत करें। अब इसमें एक और विशेष चीज़ आ जाती है, क्यों लोग कहना नहीं चाहते, बिल्कुल कहना चाहिए। अध्यक्ष खुद तो नहीं कहेगा,
कि यार मुझे अध्यक्ष बना दो, नहीं कहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अभी लंच होगा, लंच के टाइम पे आप अपनी लिस्ट जुगल सर को पहुंचाएं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, जितने लोग बैठे हैं अगर सारे लोग अध्यक्ष के लिए दावेदार खड़ी कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कि जो बचेगा वही घोषित कर दिया जाएगा। आज मेरा मन कर रहा है कि ये जो छात्रावास चल रहा है वो एक गुलाब जामुन है और उसको मैं खाने का हर आदमी सोच रहा है, लेकिन दुविधा की बात यह है, दुख की बात यह है, सब एक अंगुली से उठाना चाह रहा है, नहीं उठेंगे। पांचों हाथ एक है, उंगली 5 है, पांचों का बड़ा महत्व है। गुलाब जामुन सामने रखा है लेकिन नहीं खा पा रहे हैं, रीजन इसलिए कि ये तो सोचता है कि मैं तो सबसे बड़ा हुई सही ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हाथ की अंगुलियां अपने आप में जो सोच रही है मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन उसके जो बगल में है वो कहती है कि मैं इससे बड़ा हूँ, क्योंकि इशारा तो नहीं करती हूँ, तो इनकी मतलब मेरा एक विशेष स्थान है। तीसरी बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन सोने की अंगूठी मैं ही पहनती हूँ। ये संगठन बोल रहा है सर, अंगुलियां नहीं बोल रही है। आखिरी जब छोटे से संगठन की बात आ जाती तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी तो मैं भी दर्शा सकता हूँ। आखिरी में बचे जुगल सर, इनका सहयोग से, जो किसी पार्टी पॉलिटिकल किसी संस्था से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, किसी से कोई अपना संबंध नहीं रखते हैं, वो केवल रखते हैं तो समाज से संबंध रखते हैं। उनका कहना है कि मैं हूं, आप जुगल सर, जो इनका कहना है कि मैं उठा हूं, आप चारों संगठन मेरे साथ आ जाओ और गुलाब जामुन को हाथ मारो, उठ जाएगा। जहां तक इसका मेरा विश्वास है। तो साहब बस इसने ज़्यादा तो अगर बहुत सारी लंबी बातें हैं, लेकिन हम साहब को सुनना बहुत ज़रूरी है कि जो विशेष लोग अपने सामने हैं, कि रिजल्ट देखो कितने भी तैयारी कर ली, अगर परीक्षा में पास नहीं हुए तो सर ये जितना भी जो लोग कहेंगे बाहर, तो वास्तविक बात है कि अपने घर पे भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके आगे और ज़्यादा न कहते हुए बार बार ये कहूँगा कि अब सुझाव की टाइम ही नहीं बचा है, स्पष्ट आगे बोलो कि ये करना है। महासभा से हो, संघ से हो, विकास समिति से हो, मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पर। यूँ मान लीजिए आप यहाँ पर अभी किसी भी संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, केवल एक समाज के कार्यकर्ता बैठे हैं और उन्हीं का डिसीजन सभी राजस्थान की समाज को और जनता को मानना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आपने इन्वाइट किया है, ऐसा नहीं कि गुप्त मीटिंग कर ली, नहीं करी। 8 दिन तक मीटिंग चली है। चित्तलाल साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार, उनका कहना भी सही था। कुछ समय पहले हमने कहा कि सर संडे है या 1-2 दिन में मीटिंग कर ले, उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग तो ऐसे करेंगे तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, पहले सब लोगों को बताया जाए, 2-4 दिन चलाया जाए। और जैसा उन्होंने कहा हमने कोशिश करी। बस इतना सा कहना चाहूँगा। अभी लंच जब भी आप बोलो ऐसा होगा, तो मुझे तो यही चाहिए कि अगर रिजल्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब उसके आगे जो 3 लोग विजेता होकर आएंगे, उनके सह आप सहमति से ले सकते हो, किसी से भी हो। निर्माण समिति की बात हो रही है यहाँ पर, निर्माण समिति का निर्माण। बस इतना कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, शानदार वक्तव्य है आरडी सर के। और मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो चीज़ें कही है कि भाई किस प्रकार से क्या हो, आप सब देख लेना। अभी लंच होने वाला है थोड़ी देर में, यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में आप जानते हो जिनको अब बुलाना चाहूँगा कि राम प्रताप जी जो सरपंच साहब है, राम प्रताप जी जो सरपंच साहब है, और उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, जो कि 2 शब्द कहेंगे। भालता से है, अपने बीच में पधारे हैं अपनी राम प्रसाद जी सरपंच साहब आएंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि आप वैसे भी सरपंच साहब हो, तो उम्मीद है कि एक हॉस्टल तो दिलाई देंगे। आदरणीय मंच पे विराजे अध्यक्ष और सामने सभी हमारे समाज के सभी सिरमौर, बड़ी विषय की बात है साहब।
आज तक तो मीटिंगें बहुत सी देखी, बड़ी बड़ी देखी, इससे बड़ी भी देखी, बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखे, लेकिन छात्रावास एक ऐसा कार्य है जिनकी तुलना नहीं की जाती। इससे अपनी जो पीढ़ी आने वाली है उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ साहब, छात्रावास निर्माण होना चाहिए, क्योंकि छात्रावास निर्माण होए तो वो आशा जो गांव से निराशा होकर वहीं बैठ जाती है, जो आगे नहीं बढ़ पाती है, वो कम से कम छात्रावास में पढ़कर आगे बढ़कर समाज में सिर अपना समाज का कदम तो बढ़ाएगी। समाज में अब धनराशि के लिए मैं तो एक छोटा सा सुझाव देता हूँ, ज्यादा विलंब भी नहीं करता हूँ। प्रत्येक जिला से एक दिन ऐसा तय करें जिसमें लगभग 30 आदमी मौजूद हो और 30 ही आदमी अपनी पंचायत समिति लेवल से 10-10 आदमी जोड़े और 10-10 आदमी ही अपनी ग्राम पंचायत से 10-10 आदमी जोड़े और वो 10-10 आदमी ही अपने छोटे छोटे गांव से 10-10 आदमी जोड़कर अगर कलेक्शन लाते हैं तो छात्रावास एक कोई बड़ा कार्य नहीं है। पहले के पूर्वजों ने तो 2.5 दिन में झोपड़ा तैयार कर दिया था। छात्रावास में बड़ा काम नहीं है। अगर एक पंचायत से 20,000-25,000 भी निकल कर आते हैं तो अपने कोटा संभाग में तो पैसे माते ही नहीं। लेकिन सबको लगन से काम करना चाहिए। कोई भी इस जगह, चाहे कैसे भी संस्था हो, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, अपना ठीक है, सब अपना अपना वाली कर रहे हैं, लेकिन इस जगह सबको एक होना चाहिए और तन मन धन से काम करके समय का विलंब नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि जितने भी विलंब लेंगे इतने पीछे जाएंगे, क्योंकि 40-45 वर्ष तो निकल चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी तन मन धन से सभी दल लग के अगर इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें तो ही समाज एकता दिखेगी, वरना चलते आ रहे भैया पंत छात्रावास में पढ़ेंगे नहीं, अपनी पीढ़ी बढ़ेगी, लेकिन अपन करेंगे तो सही। आज ये सभा है, मान ली इसके बाद अगर ये दूसरी सभा बुलाई जाए तो जो यहाँ विराजमान है समाज के सब सिर मोड़, कम से कम प्रत्येक आदमी 5-5 आदमी साथ में लेकर आए। सभी से मेरा यही निवेदन है साहब, छात्रावास का काम एक पुण्य का काम है। ये गुरुद्वारा है, इसमें अपने बच्चे को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा है तो सब है, शिक्षा है तो सब है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आज इस सभा में जो भी सभी जिलों से पधारे, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि ये एक सभा बहुत गुणकारी सभा है जिसमें आपने भाग्य लिया। ये सौभाग्य है आपको, माता पिता को, आपके माता पिता ने ऐसे पुत्र जन्मे जिसके छात्रावास समिति का एक निर्माण कार्य की योजना बनाई जा रही, जिसमें आपने समय निकाल के और कोटा पधारे। सबको नमन करता हूँ साहब, राम राम साहब। धन्यवाद सरपंच साहब का। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं ना, वो वीडियो ना बनाए, अपने रिपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और इसी क्रम में थोड़ा सा भूख लग रही है तो थोड़ा सा इंतज़ार करके और फिर अपन बंद भी करेंगे वो निश्चित। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान जी बंसीलाल जी अध्यापक अटू, और वो आए और अपने 2 शब्द कहें 5 मिनट में, ठीक है। सर्वप्रथम मैं सभी बाहर से पधारे हुए आगुन तक समाज बंधु हों जिनके पास अनुभव है, कई कहते हैं अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हैं और कई एन लोगों ने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य कर रखे हैं और सब पदाधिकारी गण अपने क्षेत्र में अपना अपना वजूद रखते हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो मैं सर्वप्रथम
बाबा साहब इसे चरणों में नमन करता हूँ और बुद्धम शरणं गच्छामि। संत रविदास जी के उत्सव को तहे दिल से हार्दिक वंदन स्वागत करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, ये हमारे समाज में एक पुण्य कार्य होने जा रहा है। हमारा जो पौधा 50-60 साल से सिंचा है, आज हमारी बगियां जो आपके सामने खिल रही है, जो हमारे बुजुर्ग जो कुछ तो गुजर गए, कुछ अभी बैठे हुए हैं, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन, उनका सलाह मुशायरा हमारे सर आंखों पर होना चाहिए। ऐसे में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। साथ में सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह समय जो चल रहा है ये विकास का है, हर जाति मजहब धर्म का। तो अभी जो हमारी नई जनरेशन जो आ रही है वह इतनी टैलेंट है, इतनी अमेरिकावादी है, और मैं समझता हूँ कि मनोवादी के तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उन लोगों ने बाबा साहब का संविधान पढ़ लिया है, मनुस्मृति पढ़ ली है, सारी बातें उनको कूट कूट के मन में दिल दिमाग में भरी हुई है। लेकिन जो नई जनरेशन, जो नए युवक शिक्षित हो या कर्मचारीगण हो या व्यावसायिक हो या बिजनेस व्यापार से हो, ठेकेदारगण हो या समाज से हो, सभी की संतानें ऐसी उभर के आ रही है वर्तमान में कि वह उसके अंदर चिंगारी तो है लेकिन रात ऊपर थोड़ी लगी हुई है। किसकी? समाज की। समाज पर जो कलंक है, मैं नहीं समझता हूँ को हेरवाल लगाओ, रविदास लगाओ, रोहितास लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन जो ये पेड़ है उसके ब्रांच शाखाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो तना उसका मजबूत है, उसका मूल है, वो एक है और वो एक ही रहेगा, और वह एयरवाल समाज जिंदाबाद। किसी के दिल दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि वो ग्रुप है, वो हेरवाल है, वह रेदास है, वह हेरवाल है, वो माँ संग है, कुछ भी हो, लेकिन सबके मन में एक ही गलानी है कि हम रेदास हैं या हेरवाल हैं, या हम जो हमारे मूल जो निवासी हैं, दृढ़ लोग हैं, यहाँ के हम सब एक हैं, और भले हम यहाँ के जो हैं वह एक समाज के लोग हैं और के नाम से रहेंगे और हमेशा रहते आए हैं। तो अपनी अपनी सोच को अलग नकारे नहीं। वार्स में मेरे से गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, लेकिन वार्स को एक खेल, एक जो मन भावना होती है आदमी की, किसी ने नशा पता कर रखा हो या कोई शांत सभाओं बोल रहा हो या थोड़ा गंभीर बोल रहा हो, तो वो तो गलतियाँ तो सभी से हो जाती है। लेकिन जो छात्रावास की बात है, तो कोटा के धरती पर छात्रावास तो बनेगा, क्योंकि जो घोषणा की है, तो मैं तो 50 साल का लगभग हो गया हूँ, लेकिन युवाओं के साथ मैं दोस्तों आप सभी को, बुजुर्गों को विश्वास दिलाता हूँ कि 200-250 कर्मचारी जो हम हैं राजस्थान में, उनकी लिस्ट मेरे पास है, और वो लोग एन गांव में छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको उजागर करने वाला कोई नहीं है। सब कुंठित है, आत्मग्लानी है, परेशान है। क्यों है? कि हम इस समाज तो हैं, लेकिन हमारा वजूद क्या है राजस्थान में? वो लोग प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, तो उनको आगे लाने का, उनका हौसला अफजाई करने का वक्त हमारे साथ होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों को नहीं समझना चाहिए कि 50 साल 100 साल से समाज के लिए सब कुछ करते आ रहे हैं, हमारा कोई नाम नहीं, निशान नहीं, ऐसा नहीं है। आम हमारे गणमान्य हो, बुजुर्ग हो, माता पिता समान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे मार्गदर्शी हैं और मार्गदर्शी रहेंगे, और सलाहकार आपके सानिध्य में सारा काम होगा। लेकिन युवा पीढ़ी को बिल्कुल सामने लाना पड़ेगा, चाहे मेरा बच्चा हो, चंद्रलाल जी का बच्चा हो या ज्ञान दोला जी का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उन बच्चों की उमंग को नहीं मारना। उनका जो जज्बा है, उनका जो खून बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है कि हमारे समाज का वजूद नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन तो होकर रहेगा, हो जाएगा, बाद में चलती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन छात्रावास का जो मुद्दा है, श्रीमान जी धोलिया साहब ने, छत्रलाल जी मटिया साहब ने, और भी कोटा के जो बहुत सारे लोग हैं, जगरवाल जी ने, इन्होंने यूआईटी में अपनी फाइल लगाई हुई है, उसका आक्षेप रिमूव करके लगा दी गई है। तो मुझे विश्वास है डॉक्टर श्रीराम जी बैठे हुए हैं, प्रेम जी अपने जो चोपड़ा साहब में बैठे हुए हैं, तो धारीवाल जी खास आदमी भी बैठे हुए हैं यहाँ, तो ये लोगों ने सब बात सलाम सरा हो चुकी है। आपको जगह मिलेगी, निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी, और 2-3 साल मिल जाएगी। लेकिन उसके आर्थिक जो हमारा सुधर होना चाहिए, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। तो हम जैसे 1000 में दूँ, 2000 दूँ, 5000 दूँ, कोई 1 लाख दे, कोई 5 लाख दे, अपने सक्षम के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन जो अमरलाल जी ने बात बताई है कि अपन एक मंथली 1000 रुपये तो खाते में डाल सकते हैं,
तो मेरा एक सुझाव है, या तो हेयर वाल महासभा के नाम से हमारे संस्थान के नाम से जो अकाउंट खुला हुआ है, या तो उसको उसमें डाल सकते हैं, या फिर छात्रावास निर्माण समिति जो बननी जा रही है छात्रावास के लिए अलग से, तो उसके लिए आप अलग से अकाउंट भी खुला सकते हैं। उसका व्हाट्सएप नंबर जो डाल दो और 1000 रुपये सबको डालना है, बल्कि 1000 रुपये आपको भी यही लिखना है सभी को, और डाल के जाना है बिल्कुल ही, ऐसा मेरा मानना है। रही बात जगह के लिए, तो जगह जहाँ भी कोटा में सुटेबल है, कोटा के निवासी जो लोग हैं कोटा के सारी प्रक्रिया जानते हैं, कहाँ पर जाना चाहिए, जगह लेना चाहिए, कहाँ पर भूखंड करना चाहिए, तो आप समिति बना करके जगह देख लो, और चाहे 40 लाख 50 लाख 60 लाख कितने की भी हो, आप उसके लिए जगह देख करके उसका तय कर लो कि मैं जगह खरीदनी है। 100 बाई 100 से ऊपर होना चाहिए, और 5-25 आदमी इकट्ठा करके उसकी हम सहायता दे देंगे, ठीक है। और जो अपने पास पैसे हैं वो तो है सही, उसके अलावा हम गाँव में जिला लेवल पे या तहसील लेवल पे एक ऐसी कार्यकारिणी, ऐसे प्रभुत्व के लोग जो उठ रखते हैं, उनको अपनी समिति बना करके उनको कार्य देंगे, बुक देंगे, तो वो एक आदमी कम से कम 5-5 10-10 लाख इकट्ठा कर लेगा, नहीं करेगा तो एकला ही कर सकता है, तो पिता कितना बड़ा वो ये होता है योगदान। फिर हमारे ऐसी विभूतियाँ बैठी हुई है, एक आदमी चाहता तो बना सकता है, कोई करोड़पति है, कोई लाखों में खेलता है, कोई डेलीगेट 5-5 लाख रुपए एक दिन के भी कमाता है, ऐसा आदमी हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों हौसला रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो ये प्रक्रिया होने के बाद हमारे पास छात्रावास की जगह जाएगी, तो हमारी जगह में जो पैसे जो 10 लाख 40 लाख 50 लाख का जो जगह होगी, वो जगह तो हमारी है ही सही। अगर गवर्नमेंट सरकार से हमारे को भूखंड मिल जाता है, तो इस प्लाट को बेच के उस पोस्ट को तुरंत निर्माण कर देना। रही बात साल 6 महीने में अगर वो हॉस्टल की जगह लेते हैं अपन, उसके लिए अपने पैसों का कलेक्शन नहीं होता है, तो मेरा मानना है कि 50 आदमी ऐसे हो जाएं, 50 आदमी कि 50 हजार रुपए हम स्वयं दे सकते हैं दान स्वरूप, या छात्रावास भूखंड को फ्री करने के हेतु, तो सारा बड़ा भूखंड फ्री हो जाएगा। उसके बाद समाज पैसे देगी, या तो लोगों से ले लेंगे, नहीं लेंगे तो अपनी सोचा से बाबा के रूप में दान दे सकते हैं, तो अपनी जगह बन गई, पैसा भी चुक गया, भूखंड भी आ गया, और यूआईटी मिल जाएगी, उसका निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है। अगली बात मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं मैं कि लोगों में क्या नाम से असमानता चल रही है। पेड़ है, मैंने पहले बताया आपको कि पेड़ मूल एक होता है, तनाशा का अलग अलग हो सकती है, किसके मन में कोई मनमुटाव नहीं है, चाहे हेयर वाल हो, रविदास हो, रोहितास हो, कई तरह के हैं आप लगा सकते हो, लेकिन समाज में जो आत्मग्लानि है वो ये की है कि हमें छात्रावास बनाना है, और आज इस वक्त बनाना इसका निर्णय करना है। तो मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष के लिए अपना नाम प्रपोजल करे, कोई भी 1 2 3 4 हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष 1 2 3 4 हो सकते हैं, और सचिव 2 3 4 हो सकते हैं। तो मैं जुगल से निवेदन करूंगा कि 3 बॉक्स की व्यवस्था की जाए यहाँ पे, और रसीद के नाम से कागज के 3 जो भी कितने 100-250 टुकड़े कर ले जाए, और एक बॉक्स रहेगा कोषाध्यक्ष का, एक सचिव का और एक अध्यक्ष का, तीनों में पर्चा डालने बारी से नाम लेकर के बहुमत से जो होगा वो हमारा प्रतिनिधि होगा, उसको आपको मानना पड़ेगा सभी को, और तुरंत इसके दौर के दरमियान उनको एक कंट्रोल समिति बनानी पड़ेगी उनसे भी मिलकर, तो उनको कि वो कितना कलेक्शन हुआ, कितना पैसा हुआ, बीच में ध्यान रहेगा सबका, और कौन सी एरिया से पैसा नहीं आ रहा, कौन क्षेत्र से पैसा नहीं आ रहा, उस क्षेत्र में कौन आज जिम्मेदार है, उसको आप रसीद बुक दीजिए, आप क्या करते हो समाज के लिए, अपने क्षेत्र में भूमि है थोड़ी समाज की सेवा कीजिए, और ये रसीद बुक लिख लीजिए। आपको इसमें कम से कम 1 साल से तो लेना नहीं है किसी भी, 1000 को कितने में 2,000 5,000 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख, तो उस एरिया का वो जिम्मेदार बनेगा। वो 10 आदमी को 10-20 आदमी को, मास्टर को, अध्यापक को, कर्मचारियों को, या जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवक हैं, या जो भी धंधे पानी से हैं, वो उनका साथ देंगे और पैसा कलेक्शन होगा। तो पूरे राजस्थान से, हार्डवेयर संभाग से या कोटा संभाग से पैसों की ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा आपका, ये मेरा सुझाव व्यक्तिगत, अगर आप मानना चाहो तो ठीक, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, बाकी निर्णय आज होना है। अगर आज जो हो जाएगा तो हो जाएगा, कभी नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा जिंदगी में, कभी पिछड़ जाएंगे, हमें पिछड़ जाएंगे। हमें 40 मेरी 52 साल की एज होगी, 32 साल की नौकरी होगी, कई मीटिंगें की पढ़ने, लेकिन निर्णय नहीं निकला। 2-5 बुजुर्ग आदमी आते हैं, बेचारे बैठ जाते हैं, गाँव के 10-20 आदमी आते हैं, बैठ जाते हैं, और हर मीटिंग फॉलो हो जाती है। गाँव सब लोग आते हैं, लेकिन कोटा में 3-4 हिस्से हो रहे हैं, यही एक नहीं हो रहे। कोटा के 5 आदमी से आदमी आते हैं, गाँव से 50 आदमी आ जाते हैं, जब यहाँ एकता नहीं है तो गाँव वाले क्या देखते हैं कि यार कोटा वालों में एकता नहीं, तो क्या करें,
50 साल का नाम रोशन किया है, एयरवाल महासभा का नाम रोशन किया है, बुजुर्ग हो गए, कहीं गुजर गए बेचारे, उन्होंने कुछ शिक्षा पाला है, इस पेड़ को वृक्ष बनाया है, तो अमेरिका करते हुए नहीं बोल सकते। इनकी जो कार्यशैली है, इनके जो अमेरिका में काम करेंगे, इनको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अभी तक समाज में विकास क्यों नहीं हो पा रहा। सभी समाजों के लिए हर जगह हर क्षेत्र में छात्रावास है, क्या नाम समुदाय भवन भी है, लेकिन हमारे समाज राजस्थान में कहीं भी नहीं है। कितनी विडंबना है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि तीन बॉक्स का इंतजाम कर लिया जाए और पर्ची में अभी बुजुर्ग बोलेंगे, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन से तो पढ़ाऊंगा। दो जी भी कहेंगे, प्रहलाद जी जो तलावाड़ से भी कहेंगे, क्या नाम से तो जी बैठे हैं, सरदारी मड्रेसा बैठे हैं, ये बुजुर्ग डॉक्टर साहब बैठे हैं नैनवा से, तो इनके भी सलाह लेकर गए और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा दी जाए ताकि कोई विवाद नहीं रहे। और इसके बाद चुनाव संपन्न होते ही विजय घोषित होते ही जो पुराना रिकॉर्ड है, जिन लोगों के पास पुराना रिकॉर्ड है उनको संभालो, बैंक में कितना पैसा है, अभी तक क्या प्रक्रिया की, कौन कौन से रिकॉर्ड कागज है, कहाँ पर दिए, उनको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना, सारा काम देना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे, गति मिलेगी समाज को, विकास को। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अंत में क्रांतिकारी जय भीम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने शुभ वचन रखे। देख यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ये ना सोचे कि वो अध्यक्ष है, वो कोषाध्यक्ष है, वो सचिव है। मेरा मानना तो ये है कि अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं अध्यक्ष हूँ, चाहे मेरा नाम नहीं है तो क्या हो गया, मैं जागरूक हूँ तो मैं अध्यक्ष हूँ। अगर ऐसा हम मानेंगे तो ना तो ये विवाद हो रहा है तो होगा, ना कुछ होगा, और हमारा छात्रावास एक अच्छा निर्माण होगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ छात्रावास निर्माण ही नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं, सारे समाज हम यही नहीं चाहते हैं कि हम है ना एक ईंट पत्थर बांटेगा, एक ढांचा खड़ा कर दें और एक कमरों का 15-20 कमरों का 100-50 कमरों का छात्रावास खड़ा करके हम समाज का उसमें एक नाम लगा दें और इसमें लिख दें कि एयरवाल समाज की छात्रावास है, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारा मानना ये है कि अगर छात्रावास बन जाती है और उस छात्रावास बनने के बाद में से उसमें से ऐसे बच्चे पढ़ के निकले जो समाज का नाम रोशन करें, तो एक नहीं हम 10 छात्रावास बना देंगे। एक के पीछे हम पढ़ रहे हैं, एक नहीं हम 10 छात्रावास बना देंगे। जब अगर हम उस छात्रावास से हमारी समाज को कोई फायदा होगा, हमें अगर उससे समाज से उससे छात्रावास से अगर फायदा होता है, हमारी समाज शिक्षित होती है, और जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है। अगर हम शिक्षित हैं, बाबा साहब ने भी कहा है कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, घोषणा करना चाह रहा हूँ कि अभी अपना 15 से 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, यानी कि लंच रहेगा, और उसी में ही अपन है ना लंच करते हुए ही हम ये चर्चा कर लें कि भाई कौन कौन अध्यक्ष के लिए, कौन उपाध्यक्ष के लिए, या फिर कौन सचिव के लिए अपना दावेदारी रखना चाहता है। तो उसके बाद में अपन वोटिंग कर लेंगे, सीधी बात तो ये है क्या। तो सभी लोग ना खुश रहें, और जब हम किसी काम को खुश होकर करते हैं तो वो काम निश्चित रूप से पूरा होता है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आगे चल पाएंगे। धन्यवाद।